हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। एंड दिस इज द वन शॉट वीडियो ऑफ द चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको मजा आने वाला है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर अप कराऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, बीच में एमसीक्यू यानी क्विज क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और देखते हैं इस चैप्टर का पूरा कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब करेंगे और फिर इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट 6 नंबर का सीधा क्वेश्चन बन जाता है, यहीं की यहीं बहुत आसान ट्रिक लगा के आपको याद भी करवाऊंगा। इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, काफी सारे यहां पर डायग्राम ग्राफ हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, बहुत मजेदार तरीके से करेंगे। चश्मा उतार देते हैं। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताने से पहले सबसे पहले हमें करना जरूरी है इलास्टिसिटी का मतलब। सिर्फ और सिर्फ इलास्टिसिटी पे फोकस करो दोस्तों। ये जो इलास्टिसिटी वर्ड है ये बना है इलास्टिक से। इलास्टिक कभी तुमने देखी है जिसको खींच सकते हैं? रबड़ बैंड होता है ना, जो भाभी मम्मी मौसी के बालों में लगा देखा होगा, ये रबड़ बैंड, इसको खींच सकते हैं ना, राइट? खींच सकते हैं तो इसकी शेप को टेंपरेरी हम बदल सकते हैं। तो इलास्टिक से बना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लक्चुएशन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो मेरे हाथ में ये पेन है, इसको मैं खींच सकता हूं क्या? नहीं खींचूंगा। इसके अंदर इलास्टिसिटी है ही नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन ये जो इलास्टिसिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये डिमांड के अंदर होती है। कभी लड़कियां ज्यादा गोलगप्पे खाती हैं और कभी बहुत ज्यादा गोलगप्पे खाती है, कम तो खाती ही नहीं ना। तो वो डिमांड की जो क्वांटिटी है, पहले 5 गोलगप्पे खाती थी, अब 15 गोलगप्पे खाने लगी है, तो 5 से 15 डिमांड की जो क्वांटिटी है ये बढ़ गई है, राइट? तो किसी भी चीज की जब क्वांटिटी में उतार या चढ़ाव आता है तो ये बदलाव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लक्चुएशन होती है, और इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी। यानी आपसे अगर कोई पूछे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे भाई किसी भी कारणवश डिमांड के अंदर जो बदलाव आता है, उतार चढ़ाव आता है, उसकी वैल्यू को अगर तुम कैलकुलेट कर दो तो वो कैलकुलेशन कहलाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब डिमांड के अंदर तो बहुत सारे रीजन की वजह से बदलाव आते हैं। इनकम की वजह से भी बदलाव आता है, प्राइस की वजह से भी बदलाव आता है। इनकम की वजह से डिमांड में कोई भी बदलाव आएगा और आप अगर उस बदलाव को कैलकुलेट कर लो तो उस वैल्यू को बोलेंगे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तुम्हारे कोर्स में है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको समझते हैं। प्राइस की वजह से, जिस कमोडिटी को तुम खरीदने जा रहे हो, सिर्फ उसके प्राइस की वजह से अगर डिमांड में कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कोई फ्लक्चुएशन आती है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, और अगर आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट भी कर देते हो तो जो भी तुम्हारे सामने वैल्यू आएगी उस वैल्यू को बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोल सकते हो। हमारे कोर्स के हिसाब से यही नाम सही है। तो अगर तुम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो बहुत आसान तरीके से आपको कराऊंगा। राज्य मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पर लिखा हुआ है, तो फिर से समझो। प्राइस की वजह से डिमांड का उतार चढ़ाव, तो भाषा को बदल दो। अब बुक वाली लैंग्वेज पे आ जाओ। तो कहते हैं कि प्राइस ऊपर नीचे जब होता है तो इसको देखकर डिमांड रेस्पोंड करती है। रेस्पोंड मतलब इसको देखकर भाव देती है। डिमांड में भी उतार चढ़ाव होता है, तो जो ये डिमांड में रेस्पॉन्सिवनेस आती है प्राइस की वजह से, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुम्हारे कोर्स के हिसाब से। नहीं तो जो वर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका मतलब डिमांड में कोई भी चेंज आना बिकॉज ऑफ चेंज इन द मैनी फैक्टर्स। जो भी डिमांड को बदलने के फैक्टर होते हैं, इनकम हो, प्राइस हो या कुछ और हो। लेकिन जो तुम्हारा कोर्स बना हुआ है, यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों वर्ड का सेम मतलब है। प्यारी सी लप्पू सी डेफिनेशन बनेगी, जरा कर लो मेरे दोस्त। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब यहां पर हो गया बदलाव, फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस चेंज होगा तो उस वजह से डिमांड में जो भी उतार चढ़ाव आएगा, दिस इज कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कातिया, हाँ, ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। और मेरे दोस्त, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम प्यार से ऐसे लिख देंगे, ई और नीचे छोटा सा डी। काफी सारी बुक के अंदर इसको ऐसे लिखा हुआ है, ई फिर नीचे छोटा सा पी। पी का मतलब प्राइस है। तो किसी भी तरीके से आप उसको डिनोट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, टीआर जैन पढ़ रहे हो, संदीप गर्ग पढ़ रहे हो, सुभाष डे पढ़ रहे हो, राधा बहुगुणा पढ़ रहे हो, कोई भी किताब तुम पढ़ रहे हो, डजंट मैटर दोस्तों। जो यहां कंटेंट करा रहा हूं वो हर जगह एप्लीकेबल है और हर तरीके से बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। ये तो हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको समझाऊंगा। कभी कभी
डिमांड में प्राइस की वजह से बहुत ज्यादा बदलाव आता है और कभी कभी डिमांड के अंदर बहुत कम बदलाव आता है। जब डिमांड के अंदर बदलाव यानी उतार चढ़ाव कम आए तो हम बोलते हैं डिमांड लेस इलास्टिक है, मतलब डिमांड के अंदर खिंचाव कम हो रहा है। और जब डिमांड बहुत जल्दी बदलने लगे, बहुत जल्दी उतार चढ़ाव दिखाए, तो बोलेंगे डिमांड थोड़ी ज्यादा इलास्टिक है। तो लैंग्वेज क्रैक करनी है दोस्तों, आपको बताऊंगा यहां पर बहुत सिंपल भाषा के अंदर। डिमांड जब जल्दी जल्दी बदलने वाली है तो समझ जाना डिमांड इलास्टिक है, इसको इलास्टिक डिमांड बोल सकते हो। आगे और भी वर्ड आने वाले हैं इस चीज के लिए, तैयार रहना। जब डिमांड जल्दी जल्दी से नहीं बदलेगी, डिमांड में जल्दी अप डाउन नहीं आएगा, डिमांड की क्वांटिटी जल्दी से अप डाउन ना करे, थोड़ा टाइम ले, राइट, तो इसे बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड, या फिर आप और प्यार से बोल देना इन इलास्टिक डिमांड। डिमांड को मैंने डीडी लिख दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको 6 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये सबसे पहले करवा रहा हूं आपको मैं। फैक्टर अफेक्टिंग को डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको करा रहा हूं। ये करवाने के बाद आपको याद भी करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब जरा ध्यान से सुनना, इनको पढ़ने का एक तरीका है, एक सलीका है, वो समझाऊंगा, उसके हिसाब से आप समझना। देखो भाई, मैं आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन बताऊंगा, उस सिचुएशन के टुकड़े करूंगा, यानी उसके पार्ट करूंगा, और आपको यह बताऊंगा कि किस पार्ट में डिमांड ज्यादा बदल सकती है और किस पार्ट में डिमांड में बदलाव कम आएगा। तो जिस पोर्शन में बदलाव कम आएगा उस पोर्शन को आप बोलना लेस इलास्टिक डिमांड, जिस पोर्शन में बदलाव ज्यादा आएगा उस पोर्शन को तुम बोलना मोर इलास्टिक डिमांड। बस हमें ऐसे ही पढ़ना है, यानी तुम एक पिक्चर दिमाग में सेट कर लो। 6 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर हमारे पास हमेशा 2 केस होंगे, ज्यादातर बार 2 केस होंगे, और दोनों में से आपको एक में देखने को मिलेगा डिमांड में ज्यादा बदलाव, एक में देखने को मिलेगा डिमांड में कम बदलाव। कम बदलाव को लेस इलास्टिक डिमांड बोलना, ज्यादा बदलाव को मोर इलास्टिक डिमांड बोलना। बड़े मजे तरीके से आप कर लोगे इसको। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आपको दोस्तों कुल मिला के ये बंदा 9 पॉइंट करवाएगा, लेकिन इनका नाम पढ़ने से पहले इनकी डिटेल जान लेते हैं, फिर दोबारा ये स्लाइड आपको पढ़वा दूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं, इस दुनिया में जितनी भी गुड्स है उन सभी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है आपकी किताब के हिसाब से। बोला है कॉमोडिटी का नेचर, यानी कोई भी कॉमोडिटी है वो 2 तरीके की हो सकती है। या तो ऐसी चीज होगी जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि रोटी, कपड़े, ऑक्सीजन, दवाइयां, बीमार बंदे के लिए दवाइयां, ये जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। या फिर दूसरी टाइप की वो गुड्स होती है जो हमें कंफर्टेबल बनाती है, जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। एसी है, कूलर है, मोबाइल फोन है, गाड़ी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हवाबाजी के लिए बहुत सारी लग्जरी आइटम्स है। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। आपका दिल जानता है जो चीजें तुम्हारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं उन चीजों की डिमांड जल्दी से नहीं बदलती। प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो तुम गेहूं, चावल, रोटी तो खाओगे, है ना। लेकिन दोस्तों अगर लग्जरी आइटम्स के प्राइस बढ़ जाएं, अगर महंगी महंगी लग्जरी चीजें जो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है वो बहुत महंगी हो जाए, तो तुम्हारा दिल करेगा चल छोड़ यार, अभी इसको हटा, आज नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीद ले। तो इस लेवल पे आपको सोचना है कि नेचर ऑफ अ कॉमोडिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है नेसेसरीज या फिर एसेंशियल गुड्स बोल दो, जैसे कि पानी, फूड, एयर, ये चीजें जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, तो बोलते हैं इनकी डिमांड होती है लेस इलास्टिक। लेकिन ऑन द अपोजिट साइड कुछ होती है लग्जरी गुड्स, जैसे कि कार, एसी, फर्नीचर, इनके बिना तुम जिंदा रह सकते हो, तो इनकी डिमांड होती है दोस्तों मोर इलास्टिक। इनकी डिमांड को तुम बदल सकते हो। बदलने का मतलब दोनों चीजें होती है। अगर तुम डिमांड को ज्यादा ही बढ़ा रहे हो तो यह भी बदलाव है, डिमांड को तुम ज्यादा ही गिरा रहे हो तो यह भी बदलाव है। और जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वहां पर आपको 2 केसेस को आपस में कंपेयर करना है। अगर इन दोनों केसेस को आपस में कंपेयर करूं मेरे राज्य, तो यहां पर डिमांड कंपेरेटिवली कम बदलेगी, यहां पर डिमांड में ज्यादा बदलाव होने के चांसेस हैं। तो यह पहला पॉइंट बना है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर पेपर में आ जाएगा तो तुम एक्सप्लेन भी कर दोगे, कंटेंट लिखा हुआ है, रीड करके समझा देता हूं आपको दोस्तों। नेचर ऑफ अ कमोडिटी को एक्सप्लेन कैसे करना है, पेन का कलर थोड़ा सा पतला करेंगे और लिखेंगे। द डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स यानी जरूरी चीजें लाइक वाटर इज इनइलास्टिक। इन चीजों की डिमांड इनइलास्टिक है बिकॉज कंज्यूमर विल नॉट चेंज इट्स डिमांड एट एनी प्राइस। कंज्यूमर इनकी डिमांड नहीं बदलता है। ऑन द अदर हैंड द डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स
लाइक एलईडी बल्ब हो गया, एसी हो गया, कार हो गया, इज मोर इलास्टिक बिकॉज डिमांड फॉर दीज गुड्स कैन बी चेंज्ड एज दे सीम वेरी कॉस्टली। अगर ये बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रही है तो इनकी डिमांड को भैया चेंज कर सकते हैं, राइट? पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं मेरे दोस्त, दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। कुछ गुड्स ऐसी होती है जिनके सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हो गया सेम टाइप ऑफ गुड्स, सिमिलर गुड्स, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर आसानी से इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे कि पेप्सी की जगह पे थम्स अप इस्तेमाल हो सकती है, थम्स अप की जगह पे कोका कोला इस्तेमाल हो सकती है, उसकी जगह पर दूसरी कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल हो सकती है। तो इनको बोलते हैं कातिया सब्स्टिट्यूट गुड्स। जिन चीजों के सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं उनकी डिमांड जल्दी बदलती है। कैसे? पेप्सी नहीं मिली तो कोक, कोक नहीं मिली थम्स अप, थम्स अप नहीं मिली मिरिंडा, मिरिंडा नहीं मिली स्प्राइट, स्प्राइट नहीं मिली सेवन अप, सेवन अप नहीं मिली तो कोई दूसरी चल जाएगी, राइट? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिनके ज्यादा सब्स्टिट्यूट आपको दिखाई दे, उनकी डिमांड में बदलाव आने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए इनकी डिमांड को बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। लेकिन जिसके सब्स्टिट्यूट नहीं होते या जिसके सब्स्टिट्यूट बहुत कम होते हैं, उनकी डिमांड में बदलाव आने के चांस कहां से होंगे? फॉर एग्जाम्पल, पानी का सब्स्टिट्यूट नहीं है भैया, तो पानी की जगह क्या पियोगे? बियर? नो 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 नो। तो पानी की डिमांड को हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर पॉइंट बनाया है दोस्तों आपके लिए बिल्कुल बढ़िया, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट भी बोल देते हैं इसको। तो कहते हैं कुछ गुड्स होती है जिसके फ्यू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे कि पानी हो गया, तो इनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। लेकिन कुछ गुड्स होते हैं जिसके मैनी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, इनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। अब मुझसे सुनना दोस्तों, पेट्रोल है, अगर मेरी गाड़ी पेट्रोल से चलती है और दिल्ली से नोएडा जाने में मेरा 5 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, तो चाहे पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, दिल्ली से नोएडा जाने में मैं 5 लीटर पेट्रोल की डिमांड करूंगा ही करूंगा, क्योंकि पेट्रोल का एक ही यूज है, गाड़ी चलाना। अब किसी के घर में थोड़ी आग लगाओगे पेट्रोल से, राइट? तो पेट्रोल भी एक ऐसी चीज है जिसके फ्यू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसकी डिमांड भी चेंज नहीं होती। अब खाना खाने के लिए नमक बहुत जरूरी है, बिना नमक के तुम सर्वाइव नहीं करोगे, राइट? हां, तो खाने में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ नमक डलता है। ऐसा नहीं है नमक सस्ता हो गया तो तुम बहुत सारा डाल दोगे, या नमक महंगा हो गया तो तुम खाने में नमक नहीं डालोगे। नमक की एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बदलते नहीं है। तो इसलिए सॉल्ट भी अपनी लेस इलास्टिक डिमांड की कैटेगरी में आता है। तो अगर इसका कंटेंट तुम्हें पेपर के अंदर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? बोलते हैं अ कमोडिटी विल हैव मोर इलास्टिक डिमांड इफ देयर आर सो मेनी सब्स्टिट्यूट्स, लाइक कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, थम्स अप, कैंपा कोला लिखा हुआ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ अ कमोडिटी विल हैव लेस सब्स्टिट्यूट्स, जिसके फ्यू सब्स्टिट्यूट्स होंगे, तो इट विल हैव लेस इलास्टिक डिमांड, जैसे कि पानी, सॉल्ट, पेट्रोल, इनके कम सब्स्टिट्यूट है। भाई पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, पानी की डिमांड लेस इलास्टिक क्यों होती है? तो आप बताना। पानी की डिमांड लेस इलास्टिक होने के मेरे पास दो बड़े रीजन है। पहला कि इसके फ्यू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं, ना के बराबर है, अरे है ही नहीं सब्स्टिट्यूट इसका। और दूसरा कि पानी जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है, नेसेसिटी कमोडिटी हो गई। दो फैक्टर कर चुके हैं, अब आते हैं राज्य तीसरे नंबर के फैक्टर पे, दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ यूज। अब इसको जरा ढंग से पढ़ना। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसके यूज बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि दूध, मिल्क से चाय बन जाएगी, कॉफी बन जाएगी, शाही पनीर की ग्रेवी भी बन जाती है, दही भी बन जाएगी, लस्सी भी बन जाएगी, पनीर भी बन जाएगा, मक्खन भी बन जाएगा और घी भी बन सकता है, और बहुत सारी चीजें, मिठाई विठाई, बहुत सारी जगह मिल्क का यूज होता है, राइट? लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ज्यादा यूज नहीं होते, जैसे कि बटर। बटर लिखा है तुम्हारी किताब में, इसलिए मैं एग्जांपल बोल रहा हूं। पेट्रोल, पेट्रोल के भी ज्यादा यूज नहीं होते, गाड़ी चलाने के ही काम आता है। तो दोस्त, जिनके ज्यादा यूज होते हैं ना, प्राइस बढ़ने पर हम उसके अननेसेसरी यूजेस कट डाउन कर देते हैं। समझो जरा मेरी बात को। देखो जी, मान लो जी दूध है, मेरे घर में दूध से चाय बनती है, कॉफी बनती है, दही बनती है, दही को कर्ड बोलते हैं, लस्सी बनती है, पनीर बनता है, और मलाई को सुखा के इससे हम मक्खन भी बना लेते हैं। हम इतने यूज करते हैं। जब दूध महंगा हो जाता है ना, तो मेरे घर में बोलते हैं अरे मक्खन नहीं बनाएंगे अब, और महंगा हो गया दूध, कहेंगे पनीर भी नहीं बनाएंगे अब, और महंगा हो गया दूध, लस्सी और दही भी कैंसिल करो, और महंगा हो गया दूध, कॉफी भी नहीं बनाएंगे, और महंगा हो गया दूध, अब बिना दूध वाली चाय पी लो, पानी वाली चाय पी लो। तो ऐसा होता है, जिस कॉमोडिटी के मल्टीपल यूज होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं, महंगा होने पर हम उसके अननेसेसरी यूजेस को कट डाउन कर देते हैं, जिस वजह से उसकी डिमांड गिर जाती है। गिर रही है मतलब बदलाव पॉसिबल है, यहां पर डिमांड इलास्टिक हो गई है, राइट? ऐसे ही बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी। मान लो बिजली बहुत सस्ती है,
तो लोग उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, कहते हैं चलो हीटर लगा लो सर्दियों में, गर्मियों में एसी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बिजली महंगी होती है ना, तो पापा डांटने लगते हैं, ओए इस कमरे की लाइट क्यों चली हुई है भाई, इस कमरे की लाइट बंद करो। अब से सारे अलग अलग कमरों में टीवी नहीं देखेंगे, एक ही कमरे में टीवी देखेंगे। और फालतू में लाइट मत जलाना, बाथरूम की लाइट बंद कर गया। हाँ, ये होता नहीं होता। बिजली महंगे होने पर इसके अननेसेसरी यूज कम हो जाते हैं। बिजली के बहुत सारे यूज होते हैं, लाइट जला लो, पंखा चला लो, एसी चला लो, टीवी चला लो, फोन चार्ज कर लो, राइट। हाँ, तो महंगा होने पर हम इसके फालतू के यूज कट डाउन कर देते हैं, जिस वजह से इन चीजों की डिमांड में गिरावट पॉसिबल है। जब गिरावट पॉसिबल है तो मतलब इलास्टिसिटी इसकी है अच्छी खासी, इलास्टिक है डिमांड, राइट। लेकिन मैं बोलता हूं नंबर ऑफ यूजेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसी गुड्स जिसके बहुत कम नंबर ऑफ यूज हैं, मैं कलर थोड़ा अच्छा ले लेता हूं, फ्यू नंबर ऑफ यूजेस हैं, और ऐसी कमोडिटी जिनके मैनी नंबर ऑफ यूजेस है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ यूज है। जिसके कम यूज है, बटर, पेट्रोल। बटर सिर्फ खाने में यूज होता है, राइट। जितना यूज होता है, फॉर एग्जांपल बटर का मतलब यहां पर यार तुम ये मान के चलो, तुम सब्जी बना रहे हो तो उसमें भी बटर डाल रहे हैं, तेल को बटर मान लो यहां पर, तब समझ में आएगा सही से, राइट। तो भैया सब्जी बनाने के लिए तो इस्तेमाल होगा ही होगा बटर, तो इसकी डिमांड लेस इलास्टिक है। असलियत में ऐसा होता नहीं है, हम बटर को ऑयल बोलते नहीं है, लेकिन जब तक यहां समझोगे नहीं ना उसका मतलब, तब तक इसको समझ नहीं पाओगे। तो यहां पर ऐसा ही समझा हुआ है, तब जाके बात बनती है। और फिर जिनके बहुत सारे यूज होते हैं, ये दूध पी रहे, तो यहां पर रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड होती है। अब जरा मेरी बात को समझना, जनरली सच बता रहा हूं, दूध और इलेक्ट्रिसिटी जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। इनकी डिमांड अगर अकेले अकेले देखो तो बदलते नहीं हैं लोग। लेकिन दोस्तों अगर कंपेयर करो दो केस में, जिस चीज के यूजेस बहुत कम है और जिस चीज के यूजेस बहुत ज्यादा है, आपस में कंपेयर करो, अगर ये दोनों चीजें महंगी हो जाए तो डिमांड किसकी गिरेगी? अरे इसका तो एक ही यूज है, गाड़ी चलाने के लिए मेरे को पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल तो चाहिए, ये तो चाहिए ही होगा, इसकी डिमांड नहीं गिरेगी। यहां पर मिल्क महंगा हो गया तो अननेसेसरी यूज कट डाउन करके इसकी डिमांड को गिराया जाएगा। तो आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो दोस्त। आप लिखोगे इफ अ कमोडिटी हैज फ्यू यूजेस, जिसके फ्यू यूज है उसकी लेस इलास्टिक डिमांड है, लेकिन जिसके मैनी यूज है उसकी मोर इलास्टिक डिमांड है। ब्रैकेट में मैं एग्जांपल लिखता जा रहा हूं, पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना है, टीचर पूरे नंबर देगा। 3 पॉइंट हो गए दोस्त। चौथे पॉइंट पे आते हैं, यह है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। अगर किसी को शराब, सिगरेट, नशेड़ी, गंजेड़ी आदत से मजबूर हो गया तो वो बंदा ना के बराबर ही डिमांड को बदलता है। जब तक उसको नशा मुक्ति केंद्र में बंद ना करवाओ तब तक वो डिमांड नहीं बदलता। तो यहां डिमांड बदलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहां पर दो केस डिवाइड नहीं होंगे, सीधा बोलेंगे इफ अ पर्सन इज एडिक्टेड या फिर हैबिचुअल टू सम गुड्स देन द डिमांड फॉर सच गुड्स विल बी इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर सिगरेट फॉर द चेन स्मोकर, चेन स्मोकर जो लगातार सिगरेट पीते रहते हैं, और डिमांड ऑफ एल्कोहल फॉर अ ड्रंकर, शराब की डिमांड जो एक बेवड़ा छोड़ता नहीं है, बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं, इसलिए लेस इलास्टिक बोला हुआ है। 5वें नंबर के पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, यह है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। घर के अंदर हम जितना भी खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं घर का टोटल बजट, या घर की टोटल स्पेंडिंग, या घर का टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हम खर्चा ना के बराबर करते हैं। आप देख रहे हो, ये सुई है, निडल, ये माचिस है, ये बटन है, शर्ट का बटन टूट जाए तभी लगवाते हैं। माचिस 58-54 1 रुपए की आती है, नीडल, सुई, है ना, एक ही चाहिए होती है। तो इन चीजों पर बहुत ही कम खर्चा होता है। लेकिन अगर मैं लग्जरी गुड्स देखूं, स्पोर्ट्स कार देखो, रोलेक्स की घड़ी देखो, स्पोर्ट्स बाइक देखो, या फिर देखो चश्मा रे-बैन का, ये बहुत महंगे महंगे आइटम्स हैं। तो एक बार इंसान इनको खरीदता है तो कुछ सोच विचार नहीं करता। इनका प्राइस अगर डबल भी हो जाए ना, 1 रुपए का बटन 2 रुपए का हो जाए, 58 की माचिस 1 रुपए की हो जाए, 2 रुपए की सुई नीडल 4 रुपए की हो जाए, तो बंदे को खरीदनी है तो खरीदेगा, क्योंकि ना के बराबर खर्चा कर रहा है। लेकिन इनके प्राइसेस अगर बदल जाए, रे-बैन का चश्मा 20,000 से 30,000 का हो जाए, स्पोर्ट्स बाइक 6 लाख से 12 लाख की हो जाए, स्पोर्ट्स कार 20 लाख से 70 लाख की हो जाए, तो बंदा इनकी डिमांड को बदल सकता है, पोस्ट कैंसिल कर देगा, कहेगा नहीं खरीदनी, गिरा दो डिमांड। तो मैं बोलता हूं घर के अंदर जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, कुछ चीजों पर बहुत स्मॉल पार्ट खर्चा जाता है, बहुत स्मॉल पार्ट कुछ चीजों पर खर्चा जाता है। इन चीजों की डिमांड दोस्तों लेस इलास्टिक बताई गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जिन चीजों पर बहुत हाई खर्चा होता है, हाई एक्सपेंडिचर, या बोलते हैं हाई मतलब मेजर, सिग्निफिकेंट खर्चा होता है। सिग्निफिकेंट खर्चा मतलब इतना ह्यूज अमाउंट जो सोचने लायक हो, ध्यान रखने लायक हो, इनकी डिमांड इलास्टिक हो जाती है। तो कंटेंट आप लोगों के लिए पेश किया गया और लिखा हुआ है,
द डिमांड फॉर सच गुड्स वेयर स्मॉल पार्ट ऑफ इनकम इज स्पेंट, जहां पर बहुत कम खर्चा होगा, स्मॉल पार्ट, इट इज लेस इलास्टिक लाइक दिस। लेकिन डिमांड फॉर सच गुड्स वेयर सिग्निफिकेंट पार्ट खर्चा जाए तो वहां पर डिमांड मोर इलास्टिक होगी। एग्जांपल है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स 2 पॉइंट में रिपीट हो गया, एक तो पॉइंट नंबर 1 में आया था, एक 5वें पॉइंट पे आ गया। टोटल मिला के 9 पॉइंट्स करने वाले हैं, ध्यान रखना, करा भी दूंगा आपको। 6 नंबर का पॉइंट है भाई लेवल ऑफ इनकम। 2 तरीके के बंदे होते हैं जिंदगी के अंदर, एक होता है अंबानी, एक होता है बंबानी। इमरान खान है, बंबानी बोल दिया। जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, ये कोई भी सामान खरीदने से पहले सोचते नहीं है, यानी इनको जितनी क्वांटिटी के अंदर खरीदना है उतनी क्वांटिटी के अंदर सामान को पक्का खरीदेंगे, जितना खरीदना है उतना खरीदेंगे। ये डिमांड को प्राइस की वजह से बदलते ही नहीं है। हाँ, अमीर लोगों के लेवल पे सोचो तो कुछ भी महंगा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ये डिमांड करेंगे ही करेंगे, तो ये डिमांड को बदलते ही नहीं है। ऐसे लोग सोचते हैं यार जब माल सस्ता होगा तब मैं ज्यादा खरीद लूंगा, जब माल महंगा होगा तब मैं खरीद नहीं पाऊंगा। तो महंगा होने पर ये डिमांड को गिरा देते हैं, सस्ता होने पर ये डिमांड को बढ़ा देते हैं। लेकिन ये जितना खरीदना है उतना खरीदेंगे, तो इनके लिए डिमांड बदलती नहीं है, तो इनके लिए डिमांड लेस इलास्टिक। इनके लिए डिमांड में उतार चढ़ाव आता है तो इनके लिए डिमांड मोर इलास्टिक। इससे सिंपल लैंग्वेज कातिया तुम क्या लोगे? एट हायर लेवल ऑफ इनकम डिमांड इज लेस इलास्टिक लाइक अंबानी, लेकिन एट लोअर लेवल ऑफ इनकम डिमांड इज मोर इलास्टिक लाइक बंबानी। राइट, 6 पॉइंट हो गए। बच्चा कहेगा सर मैं तो यही 6 याद कर लूंगा। अरे याद कैसे करोगे जब तक मैं करवाऊंगा नहीं, ठीक है ना, मैं करवाऊंगा याद। देखो एक पॉइंट है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज का मतलब होता है गोली देना। गोली देना, कई बार बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को गोली देते हैं। गोली देने का मतलब समझो, कहते हैं भाई 9th क्लास में अच्छे नंबर लिया तेरे को साइकिल दिला देंगे। 9th क्लास में बच्चा अच्छे नंबर ले आता है, कहते क्या साइकिल लेगा, 10वीं में अच्छे नंबर लेके आ तेरे को स्कूटी दिलाएंगे। फिर वो अच्छे नंबर ले आता है, फिर कहते क्या 10वीं में स्कूटी लेगा, 11वीं में अच्छे नंबर लेके आ बढ़िया बाइक दिलाएंगे। फिर कहते हैं 12वीं में अच्छे नंबर लेके आ तेरे को स्पोर्ट्स बाइक दिला देंगे, बुलेट दिला देंगे, अच्छा फोन दिला देंगे। फिर आता है ग्रेजुएशन में, अरे ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लिया, कार में घूम, कार में और अपनी महिला मित्र को साथ में घुमा। और फिर ग्रेजुएशन में ले आता है तो बोलते हैं क्या यार बाप के पैसे पे जिंदा रहेगा, अपनी नौकरी वोकरी कर, बिजनेस चला और खुद खरीद ले। इसे बोलते हैं गोलीबाजी, यानी तुम सामान बंदे को खरीदवा नहीं रहे हो, बार बार गोली दे रहे हो, पोस्टपोन करे जा रहे हो। राइट, पोस्टपोन का मतलब आगे बढ़ाना। तो जब किसी चीज का इस्तेमाल पोस्टपोन किया जा सकता है तो मतलब तुम उसकी डिमांड को गिरा रहे हो, भैया नहीं खरीद रहे। लेकिन जो चीजें अर्जेंट है, जिन चीजों की यूज को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, जैसे कि खाना तो खाना है भाई, ऐसा नहीं कि आज खाना नहीं खाएंगे चल कल खा लेंगे, चल कल नहीं खाएंगे परसों खा लेंगे। व्हीट, राइस, रोटी, चावल, इनकी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते। तो कंपेयर कर रहे हैं 2 केसेस को। अगेन जो लग्जरी गुड्स होती है इसको आसानी से तुम पोस्टपोन कर सकते हो, तो बोलते हैं द डिमांड ऑफ सच गुड्स हुज डिमांड कैन बी पोस्टपोन, जिसकी डिमांड को आप पोस्टपोन कर सकते हो फॉर सम टाइम इज जनरली मोर इलास्टिक। लेकिन ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर सच गुड्स हुज डिमांड कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, जिसकी डिमांड को तुम पोस्टपोन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, इट इज लेस इलास्टिक। तो बड़ा सिंपल है, बड़ी ही आसान भाषा में 7वां पॉइंट लिखा है। एक 8वां पॉइंट बताता हूं आपको मजेदार तरीके से। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कहते हैं मजबूरी के अंदर सामान खरीदना ही पड़ता है। नमकीन बिस्कुट अगर महंगे हो जाए और घर में मेहमान आ जाएं, गेस्ट आ जाएं, तो महंगे नमकीन बिस्कुट भी उनको खिलाने पड़ते हैं। कई बार प्राइस के बढ़ने पर तुम्हें सामान खरीदना पड़ता है मजबूरी में। तुम्हारे घर में शादी है और भाई चीनी महंगी हो गई तो मिठाई बनवानी पड़ेगी, तब भी शादी है तो मिठाई तो बनवानी पड़ेगी, राइट? हाँ, लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म की बात है। शॉर्ट टर्म मतलब हैंड टू हैंड, कम समय के लिए। लेकिन लंबे समय की बात करो, चलो वो तो मेहमान आए थे इसलिए नमकीन बिस्कुट खरीद लिए महंगे होने के बावजूद भी, लेकिन आगे आने वाले लंबे समय के अंदर हम ख्याल रखेंगे कि नमकीन बिस्कुट कम खाएं क्योंकि महंगे हो गए हैं। हाँ, मिठाई चीनी कम यूज करें क्योंकि महंगी हो गई है। तो टाइम पीरियड इज द पॉइंट। कहते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, यानी जल्दबाजी के अंदर, कम समय के अंदर हम डिमांड कभी कभी चेंज नहीं कर पाते, और लॉन्ग टर्म के अंदर हम समझदार हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो यहां पर हम डिमांड चेंज कर देते हैं। बेसिकली महंगी चीज है तो गिरा देते हैं डिमांड, राइट? तो यहां पर टाइम पीरियड एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। तो बोलते हैं दोस्तों टाइम पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अंदर लेस इलास्टिक डिमांड, महंगा होने के बावजूद भी मेहमानों को नमकीन बिस्कुट खिलाने पड़ेंगे, समोसा खिलाना पड़ेगा, और लंबे समय में हम ख्याल रखेंगे, बोल देंगे यार मेहमान घर पे आने होंगे वाले होंगे तो बोलेंगे अरे 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 तुम क्यों आ रहे हो,
हम ही तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, देखो अभी थोड़ी देर में पहुंचते हैं, उनसे ही नमकीन बिस्कुट खा जाएंगे, राइट। तो लॉन्ग पीरियड में मोर इलास्टिक डिमांड होती है, लंबे समय में हम डिमांड को बदल देते हैं, हैंड टू हैंड चेंज नहीं कर पाते। तो यहां पर वही फ्लो चार्ट बना रखा आपके लिए, टाइम पीरियड, एक शॉर्ट पीरियड, एक लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में डिमांड चेंज नहीं हो सकती, लेस इलास्टिक। लॉन्ग पीरियड में डिमांड चेंज हो सकती है, मोर इलास्टिक। शॉर्ट पीरियड को आप मजबूरी मान के चलो, यहां पर यह मत सोचना शॉर्ट पीरियड का मतलब 1 साल से कम का टाइम होता है, वैसे कॉन्सेप्ट मत लगाना, जैसे तुम्हें बता रहा हूं उसी हिसाब के कॉन्सेप्ट आप लगा के चलो। लास्ट वाला पॉइंट बता रहा हूं भाई, और यहां याद भी करवाऊंगा। यह पॉइंट है मेरे दोस्त, प्राइस ऑफ ऑन गुड, या फिर प्राइस लेवल बोल दो, या प्राइस रेंज बोल दो। कहते हैं गुड्स का प्राइस का लेवल क्या है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहे। ऑलरेडी जो कमोडिटी है वो बहुत महंगी है या बहुत सस्ती है। बहुत सस्ती चीजों की डिमांड लेस इलास्टिक होती है, ऐसा मैं आपको टोटल एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट भी पढ़ा चुका था। सस्ती चीजें, माचिस है, बटन है, इन चीजों को हम खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे, इनका प्राइस भी बढ़ जाएगा तो हम इनको खरीद लेंगे। बस वही वाला पॉइंट है जो दूसरे तरीके से यहां पेश किया हुआ है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं बहुत महंगी, उनके प्राइस को देखकर हम कभी कभी हिल भी जाते हैं। डिमांड क्या हिलेगी, हम खुद हिल जाते हैं। तो भैया महंगी चीजों के केस में हम ध्यान रखते हैं, यार टू एक्सपेंसिव आइटम है तो इसकी डिमांड को हम सोच समझकर खरीदते हैं। बहुत महंगी है तो नहीं खरीदते, डिमांड गिरा देते हैं, तो डिमांड गिर गई तो इलास्टिक हो गई। और बहुत सस्ती है तो खरीद लेंगे जितनी चाहिए उतनी। अब नमक सस्ता हो गया तो एक बोरा थोड़ी भर के ले लोगे नमक का, नहीं। नमक सस्ता हो गया तो सस्ती चीजों को उतना ही खरीदते हैं जितनी जरूरत है, महंगी चीजों को फिर कैंसिल कर देते हैं, खरीदेंगे नहीं, राइट। हाँ, तो यहां है प्राइस ए, इसको देखो ऐसे करते हैं ए, ये मेरा व्हाइट कलर ये मैंने हटाया, दिस इज कॉल्ड प्राइस लेवल। प्राइस लेवल या प्राइस रेंज बोल सकते हो। टू एक्सपेंसिव आइटम्स जो बहुत महंगे महंगे हैं, हाई प्राइस रेंज के हैं, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, और लो प्राइस रेंज के होते हैं उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। इतना भी आप पेपर में ऐसे लिखे आओगे, कोई लैंग्वेज फ्रेम नहीं करोगे तो भी टीचर आपको नंबर दे देगा। टोटल मिला के मैंने आपको 9 पॉइंट कराए हैं। बच्चा बोलेगा सर ये 9 पॉइंट याद कैसे होंगे, गले की हड्डी ना बन जाए कहीं, यानी ना तो मुंह से बाहर निकाले जा रहे क्योंकि पेपर के लिए जरूरी है, करने भी है, ना ही ये डाइजेस्ट हो रहे हैं कि 9 के 9 पॉइंट याद कैसे करो। अब बच्चों देखो 6 पॉइंट को तो आप अपना जबरदस्त तरीके से याद कर लो, ठीक है। बाकी के जो पॉइंट्स हैं उसके तुम एक्सप्लेनेशन ध्यान रख सकते हो, क्योंकि पेपर के अंदर ऐसा भी हो सकता है आपसे सीधा बोले कि 6 फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करो, या फिर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि टीचर अपनी मर्जी से आपको 2 फैक्टर दे, एक बोले कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो, एक बोले नेचर ऑफ कमोडिटी वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो, तो 2 ही पॉइंट पूछ लिए 4 नंबर में या 3 नंबर में, तो वहां तुम फंस सकते हो ना, इसलिए सारे पॉइंट ध्यान होने चाहिए। तो मैंने आपको कुल मिला के 9 पॉइंट कराए हैं। कौन कौन सा रिवाइज करा रहा हूं भाई, कोई रिवीजन के अंदर रिवाइज कराए वन शॉट में बड़ा ही मुश्किल है, मैं करा रहा हूं, तुम्हारी जरूरत समझता हूं। नेचर ऑफ अ कमोडिटी, अगर कमोडिटी एसेंशियल है तो डिमांड लेस इलास्टिक, लग्जरी है तो मोर इलास्टिक। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जिसके ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, कम सब्स्टिट्यूट कम इलास्टिक डिमांड। नंबर ऑफ यूज, जिसके ज्यादा यूज उसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक, जिसके कम यूज उसकी डिमांड कम इलास्टिक। टाइम पीरियड, शॉर्ट रन के अंदर डिमांड कम इलास्टिक, लॉन्ग रन में ज्यादा इलास्टिक। कंज्यूमर की हैबिट, इसमें कोई केस ही नहीं है, नशेड़ी बेवड़े बंदे की डिमांड इन इलास्टिक ही होती है। इनकम लेवल, अमीर के लिए डिमांड लेस इलास्टिक, अंबानी, गरीब के लिए डिमांड मोर इलास्टिक। प्राइस लेवल, सस्ती चीजों की डिमांड लेस इलास्टिक, महंगी चीजों की डिमांड मोर इलास्टिक। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर या शेयर इन टोटल स्पेंडिंग भी लिखा हुआ है काफी सारी जगह, बजट भी लिखा हुआ है इसको। सिग्निफिकेंट पोर्शन खर्च करते हो लग्जरी गुड्स पे तो डिमांड ज्यादा इलास्टिक, लेकिन बटन माचिस की तिल्ली खरीदोगे तो डिमांड लेस इलास्टिक। पोस्टपोनेंट ऑफ यूज, अगर किसी की चीज के यूज को तुम पोस्टपोन करना चाह रहे हो, गोलीबाजी कर रहे हो कि आगे आगे आगे, तो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक, लेकिन कोई अर्जेंट चीज खरीदनी है तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक। याद कैसे करूं, एक लड़की को याद करो, नीशू, एक लड़की को मैं जानता हूं, नीशू हर बात पे नखरे करती है, तो हरियाणा में बोल देते हैं यार ये नीशू है ना बहुत टीटीपीपी करती है। क्या ये नीशू है ना बहुत टीटीपीपी करती है, क्या बोला मैं बोला ये नीशू है ना बहुत टीटीपीपी करती है, जब भी इसको पढ़ने को बोल दो बहुत टीटीपीपी करती है। इतना कहने पे ही 9 पॉइंट याद होते हैं। कैसे राजे, आओ मेरे पास जरा। मैंने बोला आपको नीशू का एन पकड़ लो, इसको बोलेंगे नेचर, आई पकड़ लो, इसको बोलेंगे इनकम लेवल, एस को बोलेंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, एच को बोलेंगे हैबिट, यू को बोलेंगे यूज। 5 पॉइंट हो गए। अब आ जाओ टीटीपीपी। पहला टी पकड़ोगे तो टाइम बोल दो, दूसरा टी पकड़ लोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर बोल दो, फिर 2 पी बचे हैं, एक पी का मतलब प्राइस लेवल या प्राइस रेंज, दूसरे पी का मतलब हो गया पोस्टपोनेंट ऑफ यूज। इस तरीके से 9 पॉइंट तुम्हें ध्यान रहेंगे। और मैं बता दूं इससे पहले दोस्तों मैंने वन शॉट डाल रखा है
थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर का, वहां पर भी आपको फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड याद रखने की एक ट्रिक बताई थी जिसका नाम था टिप्पर। 6 फैक्टर आपको याद कराए थे। टी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आई का मतलब इनकम, पी का मतलब प्राइस, दूसरे पी का मतलब पॉपुलेशन जिसको नंबर ऑफ कंज्यूमर भी बोलते हैं, ई का मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, और आर इसलिए लिखा है क्योंकि रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यहां पर आ जाएगा। 6 फैक्टर यहां भी लर्न हो रहे हैं आपको। ये बड़ा मस्त तरीका है, शॉर्ट ट्रिक वाला है, मेमोरी ट्रिक वाला है। ऐसे आप अपने भी निमोनिक्स यानी शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हो, आपको मजा आएगा। तो ये वन शॉट आप देख सकते हो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो। मैंने कुल मिला के दोस्तों आपको यहां पर फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करा दी है। आपका एक मेजर क्वेश्चन कवर अप हो गया। लेकिन मेरे को पता है तुम इस वीडियो में इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें मेथड्स नहीं पता। भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में न्यूमेरिकल है, डायग्राम है, वो कैसे करोगे? सर ने तो पहले थ्योरेटिकल पोर्शन क्रैक डाउन कर दिया जी, कर दिया। लेकिन आपको बताऊं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, राइट? इससे पहले एक लॉजिक सुनो। देखो दोस्तों, आपने थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर के अंदर मुझसे कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। राजे, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को बताता है लॉ ऑफ डिमांड। और इसको समझाने के लिए हम टेबल भी बना देते हैं। मान लो प्राइस 10 से 20 हो गया तो डिमांड 100 से 50 हो गई, ऐसे बना देते हैं। लेकिन कभी भी लॉ ऑफ डिमांड न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं दिखाता। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्या बोला मैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड का डायरेक्शन होगा नीचे गिरना, यानी इसका किस तरफ जाना यह बताएगा। प्राइस कम होगा तो डिमांड का डायरेक्शन होगा बढ़ना, ऊपर जाना। यह डायरेक्शन बताता है। कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में लॉ ऑफ डिमांड नहीं बोलता। लॉ ऑफ डिमांड कभी यह नहीं बताता कि अगर तुम प्राइस को 10% से बढ़ा दोगे तो डिमांड 9% से कम होगी या 5% से कम होगी या 20% से कम होगी। कभी ऐसी बात नहीं करता। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड को बोलते हैं भाई साहब, ये एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट वो होते हैं जो क्वालिटी को बताते हैं, जैसे कि डायरेक्शन, नंबर को नहीं बताते। लेकिन मेरे दोस्त, अब तुम चैप्टर पढ़ रहे हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसका मतलब समझो, अगर तुम्हें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी ने बोला 2 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो यहां पर नंबर दिखाया हुआ है, तो अब समझो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 2 है। इसका मतलब यह है कि प्राइस अगर 10% से चेंज होगा तो डिमांड में 2 गुना 20% से बदलाव आएगा। अगर प्राइस 100% से चेंज होगा तो डिमांड में 200% से चेंज आएगा। अच्छा जी, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब जिस भी परसेंटेज से प्राइस चेंज होगा डिमांड उसकी 4 गुना बदल जाएगी। यानी मैं बोलूं कि प्राइस 100% से इंक्रीज हो गया तो डिमांड 4 गुना यानी 400% से डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस 25% से डिक्रीज हो गया तो डिमांड 100% से इंक्रीज हो जाएगी, यानी 25 का 4 गुना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू बताती है कि कितना प्राइस में चेंज होगा, उसकी वजह से कितने गुना डिमांड में चेंज आएगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 है तो यह बोलता है जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही डिमांड में चेंज होगा। यानी प्राइस अगर 1% से बदलेगा तो डिमांड भी 1% से बदलेगी। प्राइस 10% से बदलेगा तो डिमांड भी 10% से बदलेगी, ऐसा बताता है। और अगर वैल्यू बदलती जाएगी तो हम सीखते जाएंगे न्यूमेरिकली कि हमें कैसे इसको सीखना है। तो राज्य, अगर मैं बोलूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता दो, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है क्या? भाई देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डायरेक्शन के बारे में तो बताता ही बताता है, लेकिन नंबर के बारे में भी बताता है। डायरेक्शन के बारे में कैसे बता रहा है भाई? ये भी तो बोल रहा है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, और नंबर भी कैलकुलेट करके बता रहा है। जो चीजें डायरेक्शन को बताएं वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं, जो चीजें नंबर को बताए वो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं। शायद ही कोई बंदा तुम्हें इस बारे में बता रहा होगा, वो भी यूट्यूब पर इतना डेप्थ के अंदर। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हारे स्कूल लेवल पे नहीं बनता, कई बार ये सीयूईटी के अंदर आता है सीधा क्वेश्चन। सीयूईटी में पढ़ो, सीए की तैयारी करो, सीएस की तैयारी करो, और स्कूल लेवल में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। जब पूछ लेंगे तो फिर पंचर हो जाओगे, लेकिन पंचर होने नहीं देगा भाई, साथ रहेगा, टेंशन मत लेना। हाँ, कराऊंगा, हर एक तरीके का कॉन्सेप्ट कराऊंगा। अब आते हैं दोस्तों मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के स्कूल लेवल पर 3 मेथड होते हैं, यानी तुम्हारे लेवल पे।
अगर क्लासें बड़ी होती रहेंगी तो और भी मेथड आते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे लेवल पे 3 मेथड होते हैं। एक होता है परसेंटेज मेथड, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको आउटले मेथड भी बोलते हैं। आउटले और एक्सपेंडिचर एक ही बात होती है इसलिए, ठीक है। तीसरा होता है ज्योमेट्रिक मेथड, इसको ग्राफिक मेथड, पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। तो 3 मेथड है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज मेथड से। अभी परसेंटेज मेथड को डिटेल में नहीं, क्योंकि उससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट एक और रह गया है, इससे ही रिलेट करके वो करने वाले हैं, लेकिन सिंपल बात समझो आप। देखो जी, परसेंटेज मेथड बोलता है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड और गिवन होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप दोनों की वैल्यू को पुट कर देना इस फॉर्मूले में, आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन में लिखा है भाई कि प्राइस के अंदर चेंज आया 10% और डिमांड के अंदर चेंज आया 10%, और बोलेगा इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। तो इलास्टिसिटी की 1 वैल्यू बताती है जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही डिमांड के अंदर चेंज आया है। थोड़ा सा और देखो, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइस 100% से चेंज हो गया, वो चेंज वगैरह सब सीखेंगे, और डिमांड में 200% का चेंज आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 200/100 काट के देख लेना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, तो इसका मतलब ये जिस परसेंट से प्राइस चेंज हुआ है डिमांड उससे डबल चेंज हुई है। हाँ, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, वो चीज हम देखते रहेंगे, राइट। ये वैल्यू ने कह दिया है। अब जो भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आती है ना दोस्त, हम इसको हमेशा 1 से कंपेयर करते हैं। 1 से कंपेयर करते हैं, कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब इसलिए इलास्टिक, पहले तो मैंने आपको समझाया था इलास्टिक डिमांड का मतलब कि डिमांड का जल्दी जल्दी बदलना। अरे कितना जल्दी बदलना, जिस परसेंटेज में प्राइस चेंज हुआ है अगर उससे ज्यादा परसेंटेज में डिमांड चेंज हो जाए तो बोलेंगे डिमांड इलास्टिक है, या फिर इसको बोलेंगे मोर इलास्टिक है, ठीक है। लेकिन अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है तो हम बोलेंगे डिमांड लेस इलास्टिक है। 1 से कम कब आएगा, मान लो जी प्राइस में 100% बदलाव आया, डिमांड में 50% बदलाव आया, आपका आंसर 0.5 आ गया, 1 से कम आ गया। तो इसका मतलब यह है जितना प्राइस बदलता है डिमांड उतनी नहीं बदलती। गोलगप्पे का प्राइस डबल हो जाए तो लड़कियां गोलगप्पे की डिमांड ना के बराबर बदल सकती हैं, है ना। तो उस केस में गोलगप्पे की डिमांड थोड़ी लेस इलास्टिक हो गई। पेट्रोल महंगा हो जाए, नमक महंगा हो जाए, पानी महंगा मिल रहा हो, तो यहां पर उसकी डिमांड ना के बराबर बदलती है, तो वो डिमांड लेस इलास्टिक होती है। और दोस्तों 1 को बोला गया है यूनिट। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होती है तो हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। इसको बोलते हैं डिमांड इज इक्वल टू यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक, राइट। हाँ, तो मैं आपको सिखा देता हूं पूरा प्रॉपर। अगर कहीं भी आपको यह देखने को मिले कि लिखा है इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, तो आप इसको मोर इलास्टिक डिमांड, सिर्फ इलास्टिक डिमांड, या मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड बोल सकते हो। यूनिट का मतलब 1 यानी 1 से ज्यादा है। अगर कहीं लिखा हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है तो इसको आप इनइलास्टिक डिमांड बोलो, लेस इलास्टिक डिमांड बोलो, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड बोलो, एक ही बात है। लेस देन यूनिट मतलब लेस देन 1 है, ठीक है। 1 ही क्राइटेरिया है, हम इससे ही बार बार कंपेयर करते हैं। जब डिमांड की इलास्टिसिटी 1 के बराबर हो तो डिमांड इज इक्वल टू यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक, ऐसा बोल देंगे। तो ऐसा बोलने के ऊपर सीखते हैं। कहते हैं भैया 1 2 3, 1 से कम कितनी हो सकती है इलास्टिसिटी, 0 भी हो सकती है। 1 से ज्यादा कितनी हो सकती है इलास्टिसिटी, इंफिनिटी भी हो सकती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक इंफिनिटी, एक 0, एक 1, 3 वैल्यूज हो गई। फिर 1 से ज्यादा कितनी भी हो वो सारी वैल्यूज को चौथी कैटेगरी में डालेंगे, और 1 से कम और 0 से ज्यादा कितनी भी वैल्यूज हो उनको 5वीं कैटेगरी में डालेंगे। इन 5 कैटेगरी को बोलते हैं 5 डिग्रीज या 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री और टाइप यहां पर मतलब एक ही है। तो अगला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा दोस्तों टाइप्स। क्या लिखा है यहां पर, टाइप्स या फिर डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरीके की होती है। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 0 और इक्वल टू इंफिनिटी। इन सबके नाम है। जब इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है तो बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड, 1 से ज्यादा होती है तो बोलते हैं मोर देन यूनिट इलास्टिक या सिर्फ इलास्टिक डिमांड, मैं पढ़ा चुका हूं।
1 से कम है तो लेस देन यूनिट इलास्टिक या लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक डिमांड। 0 के बराबर इलास्टिसिटी है तो 0 के बराबर इलास्टिसिटी मैं इसकी बोल सकता हूं। एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड, मैं इस पेन को खींचकर बड़ा या छोटा नहीं कर सकता, तो इसमें खिंचाव नहीं होगा। जिसमें खिंचाव नहीं होगा उसकी इलास्टिसिटी 0 हो गई, यानी जिस चीज की डिमांड को आप बदलते ही नहीं हो। एक लड़की है, वो डेली 10 गोलगप्पे खाती है, अब गोलगप्पे महंगे हो जाए या सस्ते हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता, वो 10 गोलगप्पे खाएगी तो खाएगी, वो गोलगप्पे की डिमांड को बदलती नहीं है, तो उसके लिए गोलगप्पे की डिमांड 0 है, इलास्टिसिटी 0 है, गोलगप्पे की डिमांड की इलास्टिसिटी 0 है। तो यहां बोलते हैं डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कहने का मतलब डिमांड यहां पर बदलेगी ही नहीं। और अगर मैं बोलूं इंफिनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू है, तो यहां पर आप कहोगे भाई डिमांड में बदलाव बहुत ज्यादा पॉसिबल है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है, तो यहां डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। इन सभी केसेस को हमें अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको कराऊंगा ये मेथड्स, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना ही बचा हुआ है, देख लो जी। आओ जी आओ मेरे दोस्तों, तो इन पांचों को एक एक करके पढ़ते हैं। कहां गए 5? ये रे, इन पांचों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, ये लो जी, हरे रंग का यूज कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। डिमांड की इलास्टिसिटी जब 1 होती है तो इसको डिमांड इज यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। ऐसा कब पॉसिबल है, ये पढ़ना है आपको। ये फॉर्मूला आपको आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ऊपर लिखते हैं डिमांड में बदलाव, नीचे लिखते हैं प्राइस में बदलाव, राइट। क्यों लिखते हैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। जो ये लाइन है ना लाल रंग की, इसको डिवाइड बोलते हैं मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ, या फिर बोलते हैं ड्यू टू। तो इसको जरा ढंग से पढ़ के देखो, डेफिनेशन बन जाएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। जिस बच्चे को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन याद नहीं होती ना, वो फॉर्मूले से डेफिनेशन बना लेता है और पेपर में नंबर राज्य उसको पूरे मिल जाते हैं। आपका वन शॉट मैं हंसी मजाक में नहीं बना रहा, आपका वन शॉट पूरा सीरियस लेवल में बना रहा हूं। मुझे तुम्हारे टाइम की कदर है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलता है, पढ़ते हैं जरा इसको, इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ू, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, फिर बिकॉज ऑफ या ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोला मैं, डिमांड में बदलाव किस वजह से, प्राइस में बदलाव होने की वजह से। अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो इस कैलकुलेशन को बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये भी डेफिनेशन बन जाएगी, इसमें भी नंबर मिल जाएंगे अगर तुम फॉर्मूला के हिसाब से करना चाहते हो। तो मैं बोलता हूं भाई, अगर प्राइस में चेंज आया 100%, डिमांड में भी चेंज आया 100%, तो मेरा आंसर 1 आएगा। ऐसे मैं बोलूंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी डिमांड इज यूनिट इलास्टिक। तो आपसे पेपर में पूछ लेगा, बताओ जी डिमांड यूनिट इलास्टिक कब होती है। तो बच्चे ने एक बार पता क्या हुआ, एक बच्चे से मैंने देखा हुआ, आंसर शीट देखी हुई है, टीचर ने पूछा बताओ जी डिमांड यूनिट इलास्टिक कब होती है, तो बच्चे ने लिख दिया जब ईडी की वैल्यू 1 होती है तो डिमांड यूनिट इलास्टिक होती है। अब ऐसे में नंबर नहीं मिलेंगे भाई। ये तो वही बात हो गई, पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा और चोर से पूछा तेरा घर कहां है, उसने पूछा, बोला कुएं के पास। फिर चोर से पूछा पुलिस वाले ने कुआं कहां है, तो चोर ने बोला मेरे घर के पास। पुलिस वाले ने पूछा अरे तेरा घर कहां है, चोर बोला कुएं के पास। फिर पुलिस वाले ने बोला अरे कुआं कहां है, चोर बोला मेरे घर के पास। अरे ऐसे उल्लू बना रहे हो। वो पूछ रहा है डिमांड यूनिट इलास्टिक कब होती है, तुम बोलते हो जब इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 को ही तो यूनिट बोलते हैं। आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको बताना है यूनिट इलास्टिक डिमांड तब होती है जब डिमांड का परसेंटेज चेंज और प्राइस का परसेंटेज चेंज एक दूसरे के बराबर होता है। जब ऊपर नीचे की वैल्यू बराबर होगी तो आंसर 1 आएगा। तो हम लिखेंगे दोस्तों अच्छी भाषा के अंदर, when percentage change in demand या quantity demanded is equal, इसको ध्यान रखना, is equal to percentage change in price, then it is said to be unit elastic demand, right? अब मैं आपको यहां सीधा सीधा कर्व भी करा रहा हूं, कर्व यानी डायग्राम। कहते हैं जब डिमांड यूनिट इलास्टिक होती है तो डिमांड कर्व ऐसा हो सकता है, ऐसा, और इस कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं। क्यों? अब तुम पूछोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है। देखो जी मैथ का वर्ड है, ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा, लेकिन तुम्हें सच्चा मतलब बता देता हूं। किसी भी कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब बोलते हैं जब उस कर्व के किसी भी पॉइंट से बना हुआ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब बॉक्स, ये पॉइंट है इसको यहां डाला, ये पॉइंट है इसको यहां डाला, एक हरे रंग का बॉक्स बन गया, राइट। एक और
रेक्टेंगल पकड़ लो, ये रहा, इसको यहां डाला, इसको यहां डाला, ये येलो कलर का बॉक्स बन गया, ठीक है, लाइन पे डाल देना। हाँ, एक और पॉइंट बना लो, ये रहा, इसको यहां, इसको यहां, तो ये पिंक कलर का बॉक्स बन गया। किसी भी कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब बोलेंगे जब उनके पॉइंट से बनने वाले बॉक्सेस का एरिया, यानी रेक्टेंगल्स का एरिया एक बराबर आए। जितना एरिया हरे का है उतना ही गुलाबी का, उतना ही पीले का, तब इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। और ऐसा तब होता है दोस्तों, स्पेशल केस है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऐसा तब होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 हो। और तुम बोलोगे सर हम तो किताब के अंदर जो पढ़ते हैं, सभी टीचर जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वो तो ऐसा कहते हैं कि डिमांड कर्व वैसा होता है। दोस्तों देखो, हम भी आपको डिमांड कर्व ऐसा ही पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्त डिमांड कर्व असलियत में बनेगा कैसा? वो असलियत में जो वैल्यू, जो डेटा अवेलेबल होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड कर्व सीधा भी बन सकता है और डिमांड कर्व ऐसा घुमावदार भी बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप हमेशा ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ ये केस यहां पर आपको इसलिए बताया है क्योंकि पेपर में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बताओ जी डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होता है? तो ये तब होता है जब इलास्टिसिटी 1 होती है। बस आपसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब नहीं पूछने वाला, वो मैथ में चला जाएगा, इतनी मैथ मत घुसाओ। आओ जी आओ, मैं आपको ये 5 डिग्री बता रहा हूं, पहली हो गई, दूसरे पे आ जाओ। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो मैं बोलूंगा दोस्त वैल्यू 1 से ज्यादा तब हो सकती है जब ऊपर लिखा हो ज्यादा वैल्यू, नीचे लिखी हो छोटी वैल्यू। तो आंसर देख लेना, 1 से ज्यादा ही आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 ही आएगी, यानी जितना भी चेंज प्राइस में हुआ है, मैंने यहां 100 लिख दिया या कुछ और भी लिख देता, उससे ज्यादा चेंज अगर डिमांड में आया है तो हमेशा आंसर 1 से ज्यादा आएगा, राइट। यानी ऊपर की वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज्यादा होती है, 8वीं क्लास में सुना होगा, तो आंसर 1 से ज्यादा आता है। बस इतना लॉजिक है। आपको बोलना है कि डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक तब होती है जब, यहां पर आप मोर लिख दो। मोर मतलब पहले आपने इक्वल लिखा था, दोनों साइड बराबर, अब आप मोर लिख दो। मोर कहने का मतलब ऊपर वाली साइड बड़ी है। तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन द डिमांड इज सेड टू बी मोर देन यूनिट इलास्टिक। और दोस्त ऐसे में डिमांड कर्व जो होता है वो थोड़ा लेटा हुआ बनता है। देखो जी, जो थोड़ा लेटा होगा ना उसको बोलेंगे फ्लैट, जो थोड़ा खड़ा होगा ना उसको बोलेंगे स्टीप। ये भाषा है, भाषा। अच्छा, वो लेटे हुए में क्या दिखता है भाई? लेटे हुए में खास बात दिखती है। मान लो इसका कोई भी पॉइंट पकड़ लेते हैं, ये प्राइस है मान लो P1, इस पे ये डिमांड है, मतलब कोई भी पॉइंट कुछ ना कुछ प्राइस और कुछ ना कुछ डिमांड को तो दिखाएगा। दिखा दिया जी। अब मान लो भाई इसका प्राइस किसी तरीके से हमने आधा कर दिया P2, तो डिमांड कितनी हो जाएगी देख रहे हो? हल्का सा प्राइस चेंज करने पर डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। तो प्राइस में कम बदलाव है, डिमांड में ज्यादा बदलाव है, तभी बोलेंगे कि डिमांड मोर देन यूनिट इलास्टिक है। तो इन दैट केस डिमांड कर्व लुक्स लाइक लेटा। लेटा मतलब फ्लैट, तो थोड़ा सा फ्लैट होता है, फ्लैटर, ठीक है, फ्लैटर बोल सकते हो। तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। ऐसा तब हो सकता है जब प्राइस का चेंज मान लो 100 है और डिमांड में चेंज कम है, कितना भी है, तो आंसर आपका 1 से कम आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पर लेस देन 1 हो गई है। तो यहां पर सिर्फ आपने क्या करना है, जैसे पहले मोर लिखा था, मेरी लैंग्वेज में बस लेस लिख दो, खत्म हो जाएगा आपका। और दोस्तों इधर डिमांड कर्व थोड़ा खड़ा हुआ बनेगा, थोड़ा सा खड़ा हुआ, बिल्कुल खड़ा नहीं किया मैंने, क्योंकि देखो क्या दिखाएगा ये बताऊंगा। मान लो जी ये प्राइस है P1, इस पे डिमांड इतनी है Q1। अगर आपने प्राइस आधा कर दिया, मान लो बहुत ज्यादा बदल दिया, तो प्राइस इतना सारा बदला, डिमांड थोड़ी सी बदली। तो डिमांड में जब थोड़ा सा बदलाव आता है, देखो ना प्राइस इतना बदल रहा है, डिमांड कम बदल रही है, तभी तो डिमांड लेस देन यूनिट इलास्टिक कहलाएगी। तो इन दैट केस डिमांड कर्व इज नॉट फ्लैट, इट इज स्टीपर। स्टीपर मतलब थोड़ा सा खड़ा, राइट। अब मैं आपको केस पढ़ाता हूं, चौथा और पांचवा, ये जबरदस्त केस है। चौथे नंबर के केस को पढ़ो दोस्तों। बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, मतलब डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब डिमांड बदलेगी नहीं, गोलगप्पे की तरह। कैसे? स्पेशल केस है, मान लो भाई गोलगप्पे का प्राइस बढ़ गया 10 से 20, लेकिन वो कह रही है कि मैं तो कल भी 10 गोलगप्पे खाई थी, आज भी 10 गोलगप्पे खाऊंगी, डिमांड को चेंज ही नहीं कर रही है। जब डिमांड कतई चेंज नहीं होती ना, मतलब डिमांड में चेंज 0 है,
10 थी पहले भी, अभी भी 10 है, बदलाव ही नहीं आया, इसकी तरह टूट ही नहीं रहा, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा, खिंच नहीं रहा। तो जब डिमांड में बदलाव ना आए तो हम बोल देते हैं कि इलास्टिसिटी जीरो है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां लिख सकते हो, मान लो जी प्राइस आपका कुछ भी चेंज हो गया 100%, 1%, 2%, लेकिन डिमांड में चेंज है ही नहीं, तो आपका आंसर हमेशा जीरो आएगा। और इसे बोलेंगे ढीठ हो तुम, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। ढीठ लोगों की परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है, या मजबूरी में सामान खरीदना ही पड़े, यहां डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगी, राइट। हाँ जी, क्या लिखा है इसका, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज जीरो, जब डिमांड में चेंज जीरो है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है। और ऐसे में डिमांड कर बहुत अच्छा आपको याद रहना चाहिए, बिल्कुल सीधा बनता है, सीधा सीधा। इसका मतलब ये होता है भाई, कोई भी पॉइंट ले लो, प्राइस इतना है, इस पॉइंट पर डिमांड इतनी है, राइट। प्राइस तुम आधा कर दो तो डिमांड इतनी है, मतलब डिमांड जो है वो ही रहेगी, मान लो 100 है तो 100 ही रहेगी। और ऐसे डिमांड कर्व के बारे में लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये है जी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये वाई एक्सिस होता है, इसके समानांतर बिल्कुल सेम साइड पे खड़ा है, तो पैरेलल है, राइट। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन बनता है, वर्टिकल का मतलब खड़ा, राइट। हाँ, अच्छा जी, अगला केस करो, पांचवा, फिफ्थ डिग्री है ये। यहां लिखा है जी इलास्टिसिटी इंफिनिटी। ये वो केस होता है जहां पर तुम्हारा प्राइस चेंज ना हो, मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा, जबरदस्ती डिमांड चेंज हो रही है, 100 से 150 हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस कांस्टेंट है, हमने डिमांड ज्यादा कर दी, भाई चीनी तो 50 रुपए किलो ही है, लेकिन हमने डिमांड ज्यादा कर दी, मिठाइयां बनवा ली, फंक्शन था, तो कभी कभी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। ऐसे में प्राइस में चेंज जीरो होता है, यानी प्राइस में चेंज जीरो है, डिमांड में कितना भी चेंज आ सकता है, कितना भी चेंज आए, लेकिन जब नीचे जीरो लिखा हो तो मैथ बोलती है आंसर इंफिनिटी है, राइट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी भी हो सकती है, लेकिन तब जब डिमांड में अपने आप ही चेंज आ रहा हो, ऐसे में डिमांड कर्व ऐसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब प्राइस ये रहा, डिमांड इतनी भी हो सकती है, बढ़ के इतनी भी हो सकती है, बढ़ के इतनी भी हो सकती है, कितनी भी डिमांड बढ़ सकती है, प्राइस कांस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं फ्लैटर, फ्लैट डिमांड कर्व है पूरा, ठीक है। और पैरेलल यानी समानांतर टू, थोड़ा साफ ही लिख दूं जब लिख रहा हूं तो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख दिया इसको मैंने, राइट। तो आपको एक बात पता लग गई है, डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस तब होता है जब इलास्टिसिटी जीरो, और डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस तब होता है जब इलास्टिसिटी इंफिनिटी। तो यहां से मैं 5 बातें आपको बताऊंगा दोस्तों, ध्यान रखना। मैंने आपको एक बात बताई, अगर डिमांड कर्व ऐसा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इलास्टिसिटी इंफिनिटी है, अगर डिमांड कर्व ऐसा है तो इलास्टिसिटी जीरो है। खड़ा, खड़ा यानी सख्त, सख्त चीज की इलास्टिसिटी जीरो, ये पेन सख्त है तो इसकी इलास्टिसिटी जीरो इकोनॉमिक्स में, राइट। तो खड़ी चीजों की इलास्टिसिटी जीरो, और जैसे जैसे लेटता जाएगा इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी। मान लो जी जीरो है, डिमांड कर्व ऐसा हुआ तो इलास्टिसिटी थोड़ी सी बढ़ी, ऐसा हुआ तो 1 के बराबर हो गई, मिड में आई, ऐसा हुआ तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा हो गई, और बिल्कुल ही लेट जाएगा तो इन्फिनिटी। तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी 1 से कम, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी 1 के बराबर क्योंकि मिड में है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा, और धीरे धीरे बढ़ती हुई इंफिनिटी हो जाएगी। इंफिनिटी का मतलब कोई भी मैक्सिमम नंबर हो सकता है जो डिफाइन नहीं हो रहा। ये कोई ऑफिशियल डायग्राम नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से तुम लर्न कर सकते हो कि जो भी डिमांड कर्व, मान लो जी तुम्हें 2 डिमांड कर्व दिए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, बताओ जी ज्यादा इलास्टिक कौन सा है, तो आप बताओगे जो ज्यादा लेटा हुआ है वो ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू दिस। बस ए ज्यादा इलास्टिक है या बी ज्यादा इलास्टिक है, आप बताओगे बी ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि जितना खड़ा होता जाएगा इलास्टिसिटी जीरो की तरफ, जितना लेटता जाएगा इलास्टिसिटी इंफिनिटी की तरफ। इस तरीके से तुम्हें याद हो जाना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट पे। मैं तो आपको बता ही रहा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड है, राइट। तो आगे देखो, परसेंटेज मेथड की बात करते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड की, हमने इससे ही बात शुरू की थी। तो भाई साहब इस मेथड के हिसाब से हमारा एक फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का, जो कि आपने यहां देखा था। इस फॉर्मूले को नीचे उतार लेते हैं, आजा मेरे मुन्ना, पुचुर पुचुर कर ले, आजा आजा आजा, लो जी, लो जी भाई, इन सबको इरेज कर देता हूं, और ये फॉर्मूला होता है दोस्तों,
आपको पेपर के अंदर डिमांड की वैल्यू और प्राइस की वैल्यू गिवन होगी, जो भी इनमें बदलाव आया परसेंटेज में, तो आपको दोनों को डिवाइड करना होगा और आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर दोगे। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन ही दे देता हूं एक, ये लो जी, ये लो जी, यहां सॉल्व भी कर रखा है आपके लिए। लिखा है एज अ रिजल्ट ऑफ 5% फॉल इन प्राइस, मतलब प्राइस में 5% का चेंज है, इट्स डिमांड राइजेस बाय 12%, मतलब डिमांड में 12% का चेंज है। तो डिमांड में 12, प्राइस में 5, तो हमारा परसेंटेज मेथड बोलता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर दो। 12 की वैल्यू डिमांड थी तो 12 ऊपर लिख दिया, 5 की वैल्यू प्राइस तो 5 नीचे लिख दिया, और देखोगे तो आंसर 2.4 आ जाएगा। तो आप क्लियरली बोल देना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा है। जो भी हमारा आंसर आएगा ना मेरे दोस्त, आपको उसको 1 से कंपेयर करना ही करना है, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो या ना पूछा हो, आपको हमेशा 1 से कंपेयर करना है और कंक्लूजन लिखना है। यहां आंसर 1 से ज्यादा है तो ऐसे कंक्लूजन लिखोगे, डिमांड इज इलास्टिक या डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक, कुछ भी लिख देना और ऐसे लिख देना, आपको टीचर तब जाके पूरे नंबर देगा, वरना आपके नंबर काट लेगा। अब एक नई बात सुनो, कितना आंसर आया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? 2.4। आपका जो भी आंसर आए ना, उसके बाद आप एक ऐसा माइनस का निशान लगा देना। ये माइनस का निशान कोई मैथ का निशान नहीं है, ये माइनस का निशान ये नहीं बोल रहा कि ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। इको में हिंट के लिए माइनस का निशान लगाते हैं। ये माइनस का निशान इस बात को हिंट देता है, इस बात को दिखाता है कि भाई प्राइस और डिमांड का माइनस वाला रिलेशन होता है। माइनस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अपोजिट रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ती है। तो इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए इलास्टिसिटी की वैल्यू से पहले हम माइनस का निशान जबरदस्ती लगा देते हैं। तो आपका जो भी आंसर आए ऐसे माइनस का निशान लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए यहां पर आंसर भी लिखा हुआ -2.4। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का ही आ सकता है एमसीक्यू में। खतरे वाले क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा वैल्यू वाले, वो मेन क्वेश्चन होते हैं। 3 नंबर का, 4 नंबर का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पेपर के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा जी, तो भाई एक बात तो क्लैरिटी से आपको ये रीड कर लेनी है कि जो मैंने बताया है कि नेगेटिव साइन बिफोर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इस वैल्यू से पहले नेगेटिव साइन जो लगाया जाता है, इज शोइंग दैट देयर इज नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इस बात का ध्यान रखना। असलियत में वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी मिनिमम 0 होती है। ये मिनिमम वैल्यू है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। मिनिमम वैल्यू आपसे कोई पूछे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी होती है, बताना 0, और मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो बताना इंफिनिटी। ये मैक्सिमम वैल्यू है भाई, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है। 0 से कम वैल्यू नहीं होती। अगर कहीं लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू ये है, ऐसे लिखी है, तो आप भाई इसको रीड करना, इसको हटा के रीड करना कि 1 वैल्यू है। वो माइनस का निशान तो जबरदस्ती चिपकाते हैं, रूल बना रखा है, इसलिए रूल बना हुआ है तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपके स्कूल में क्वेश्चन आ जाए, आप आंसर निकालो और जबरदस्ती माइनस का निशान लगा दो, टीचर खुश हो जाएगा कि हाँ भाई जैसा मैंने बोला था वैसा ही कर रहा है स्टूडेंट, पूरे नंबर दे डालेगा रे तुम्हें। हाँ चलो और भैया आगे चलते हैं। मैंने तो आपको ये फॉर्मूला करा रखा है, ठीक है जी। अब आपको इस फॉर्मूले से बहुत सारी बातें सिखाता हूं। दोस्तों देखो, एक बच्चे के 60% नंबर आए 10वीं क्लास में, 11th क्लास में उसके नंबर आए 70%। तो पूछा कि कितने परसेंटेज चेंज हो गए, बताओ जी कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। तो एक बच्चे ने बोला सर इसके नंबर तो 10% बढ़ गए। ये आंसर रॉन्ग है। अगर तुम ऐसा बोलोगे तो फिर तुम्हारी मैथ्स वीक है। उसके कितने परसेंट नंबर बढ़ गए, इस चीज को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहली बात तो 70 और 60 का डिफरेंस निकालो जो कि 10 है। उसके अपॉन में ओल्ड वाली वैल्यू, जब तुम्हें 2 वैल्यू गिवन होती है तो ओल्ड वाली वैल्यू लिखो 60, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। अब जो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा, 0 से 0 गई, अब 6 को यहां से काटोगे तुम तो आ जाएगा 6 एकम 6, 6 6 36, 16.67 आ जाएगा। तो भैया पिछली बार 60% थे, इस बार 70% है, तो इसके मार्क्स में जो परसेंटेज का चेंज है वो 16.67 है। और जो ये 10% चेंज था ना, ये एब्सोल्यूट चेंज है कि हाँ सिर्फ 10% से नंबर बढ़े हैं।
लेकिन ओवरऑल की परसेंटेज कितनी बदली है उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, और आ जाओ, आपको ध्यान क्या देना है, आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा होगा, मान लो जी प्राइस 10 से 20 हो गया, क्वांटिटी 100 से 60 हो गई, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई, तो भाई यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। तो सबसे पहले तुम सोचोगे कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिमांड निकालना पड़ेगा, फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे। हाँ भाई, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक और आसान तरीका है, वो आसान तरीका थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम मुश्किल तरीका देख लो। आसान तरीका दोस्तों बाद में बताऊंगा, क्योंकि मुश्किल तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, वो होनी चाहिए। सबसे पहले भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इधर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दो क्वांटिटी गिवन है, एक को Q बोल दो, दूसरी को Q1 बोल दो। दो प्राइस गिवन है, एक को P बोल दो और दूसरे को P1 बोल दो। ठीक है, इसको बोलते हैं ओल्ड क्वांटिटी या ओरिजिनल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी। इसको बोलते हैं न्यू क्वांटिटी। पुरानी प्राइस की वैल्यू को बोलते हैं ओल्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस या इनिशियल प्राइस, और दूसरी वैल्यू को बोलते हैं न्यू प्राइस। राइट, दोनों को बोल दिया। अब भाई दोनों क्वांटिटी के डिफरेंस को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा क्यू, ये जो डेल्टा ट्राइंगल का निशान है ना, इसको चेंज बोलते हैं, गैप बोलते हैं या डिफरेंस बोलते हैं। दोनों क्वांटिटी में जो भी डिफरेंस है 100 और 60 का, तो 40 डिफरेंस है। अब 60 माइनस 100 करो या 100 माइनस 60 करो, माइनस का निशान इग्नोर करना है हमेशा। बस जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा उससे पहले लगा देना जबरदस्ती एक माइनस का निशान, बाकी कैलकुलेशन में हमेशा इग्नोर करना है, मैं कह रहा हूं ना। प्राइस में चेंज कितना आया, 20 और 10 का डिफरेंस 10। तो भाई अब आते हैं इस मेथड से आपके सामने, मैं बोलता हूं दोस्त परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है। तो सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालने का फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी मतलब दो वैल्यू का डिफरेंस अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो, ये होता है चेंज इन प्राइस अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा जी, तो चलो जी निकाल लो। सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मैंने शॉर्ट में लिख दिया। चेंज इन क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है भाई, 40। पुरानी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है दोस्त, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 100 से 100 काट देना, आपका आंसर 40 आ गया। अच्छा जी, अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज को मैंने सिंबल में लिख रहा हूं, छोटा करके लिख रहा हूं, आप ऐसा लिख सकते हो पेपर में। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा पी, यानी 10 वैल्यू आई है, अपॉन पुराना प्राइस, यानी 10 वैल्यू है, पुराने प्राइस की भी दो प्राइस है ना, पुराना प्राइस 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इस 10 से इस 10 को उड़ा दोगे, आपका आंसर 100 आएगा। राइट, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड पहले लिखो जो कि 40 आया था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे लिखो जो कि 100 आया है। अब भाई साहब तुम काटा पीटी करोगे तो 4/10 2/5 यानी 0.4 आंसर आ जाएगा। जबरदस्ती अपने आंसर से पहले माइनस का निशान लगाना और बोल देना डिमांड इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। एक से कम वैल्यू है, ये कंक्लूजन आपको बनाना ही होगा और साथ में लिखना होगा डिमांड इज लेस देन यूनिट इलास्टिक, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना बड़ा ये सब कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है यार। इसके लिए एक छोटी चीज बनी हुई है, पहले छोटी चीज बना देता हूं, पहले छोटी चीज दोस्त बना देता हूं। देखो जी, आप जरा ध्यान से समझो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यू है, इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह लिख रहा हूं डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको आसान बना रहा हूं, मैंने क्या किया, इस 100 से इस 100 को काट दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, इतना बचेगा। अब मैथ पे आओ, मान लो कहीं लिखा है 3/4 अपॉन 1/5, इसको कैसे लिखते हैं, पहले तो लिख दो 3/4 3/4, फिर ये जो 1/5 है ना, इसको उल्टा करके लिखते हैं 5/1। ऐसे मैथ बोलता है कि हमें ऐसे वैल्यू लिखनी चाहिए, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाली वैल्यू को उल्टा कर देंगे, पी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा पी नीचे आ जाएगा। और इसको थोड़ा सुधारो,
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी कर दो, डेल्टा डेल्टा वाले एक साथ आ जाएंगे, डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, ये भी परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है। आप ऐसा मत समझना कि परसेंटेज मेथड के दो फॉर्मूले हैं, परसेंटेज मेथड का एक ही फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले से निकलकर आता है ये फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आता है। तो ये भी परसेंटेज मेथड, ये भी परसेंटेज मेथड। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, और अगर कोई भी मेथड गिवन ना हो तो परसेंटेज मेथड को ही फॉलो करना। जब नहीं पूछा कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है तो आप हमेशा परसेंटेज मेथड यूज करोगे, और ज्यादातर क्वेश्चन में इसको यूज करोगे। यह फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज करना है जब आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू परसेंटेज में ऑलरेडी गिवन हो तो इसको यूज कर देना, वरना जब आपको ऐसी वैल्यूज गिवन हो 1 2 3 4 यानी प्राइस और क्वांटिटी की अलग अलग वैल्यू, तो आप छोटे वाला फॉर्मूला यूज करना। देखो कितना आसान होगा, मैं आपको बताता हूं भाई। इन वैल्यूज से हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू निकाली और इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ा, राइट। मैं आसानी से कर सकता था। मान लो भाई ये क्वेश्चन मिलता और बस मेरे को क्या लिखना पड़ता, अपने आंसर में लिखता बाय, ऐसे लिखना जरूरी है भाई, परसेंटेज मेथड, अपनी वैल्यूज लिखता, पुराना प्राइस कितना है, नया प्राइस कितना है, डेल्टा पी कितना है, ये वैल्यूज मुझे लिखनी पड़ेंगी। फिर पुरानी क्वांटिटी कितनी है, नई क्वांटिटी कितनी है, डेल्टा क्यू कितना है, ये सब लिखना पड़ेगा। जैसे कि पुराना प्राइस 10, नया प्राइस 20, डेल्टा पी 10, यानी इन दोनों का डिफरेंस। पुरानी क्वांटिटी 100, न्यू क्वांटिटी 60 और दोनों के बीच का गैप 40। फिर लिख दूंगा भाई साहब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का छोटा फॉर्मूला। छोटा फॉर्मूला मतलब ये, काम आसान हो जाएगा। ये होता है जी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 40, डेल्टा पी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस 10 था, और भाई पुरानी क्वांटिटी 100 थी। अब आपके पास अपने आप ही आंसर आ जाएगा। पेन का कलर चेंज करेंगे काटा पीटी के लिए, 0 से 0 उड़ा दो, ये 0 से ये 0 उड़ा दो, 4/10 0.4 होता है आंसर। ये निशान आपको अपने आप लगाना पड़ेगा। फिर बोल देना डिमांड इज, एक से कम वैल्यू है ना, डिमांड इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और अगर आपको मजा नहीं आ रहा हो तो मैं सीधा क्वेश्चन आपके सामने पेश कर देता हूं। ये राजी क्वेश्चन लो जी, लिखा है एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 8 to 4। प्राइस गिर गया, पहले 8 था फिर 4 था, तो मैं वही अपना आंसर लिख रहा हूं। पुराना प्राइस 8, नया प्राइस 4। चलो जी, डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 to 120। डिमांड मतलब क्वांटिटी, पहले 100 थी, अब ये नई क्वांटिटी 120 हो गई। चलो जी ठीक है। बोलता है फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी निकालो, परसेंटेज मेथड यूज करो। बोला हुआ है, नहीं भी बोला होता तो हम परसेंटेज मेथड यूज करते। तो क्या लिखेंगे भाई साहब, सबसे पहले दोनों प्राइस के बीच का डिफरेंस निकालो। 8 और 4 का अंतर 4 होता है। दोनों क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस निकालो, 120 और 100 का अंतर 20 होता है। यहां पर आपको माइनस का निशान हमेशा इग्नोर करना है। फिर लिखना है नीचे भाई बाय परसेंटेज मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब भाई डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, पुराना प्राइस, पुरानी क्वांटिटी, सारी वैल्यू तुम्हारे पास है। इसका आंसर प्लीज, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है ना कि कुछ मेहनत हो रही है, तो इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर इसका आंसर ये आएगा। और अगर लग रहा है कि वाकई में तुम्हारा भाई कुछ मेहनत कर रहा है, पढ़ा रहा है तुम्हें ढंग का, तो भाई इतना तो डिजर्व करता हूं। थोड़ा सा प्यार, तुम्हारा तो बॉन्ड बिल्कुल जबरदस्त तरीके का है मेरे साथ, तो मैं डिजर्व करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि उन तक भी यह बात पहुंचे कि हाँ भाई यहां पर एक जबरदस्त लेवल का कंटेंट हो रहा है और तुम भी एग्जाम को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर सीख पाओ तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूं ना, बस तुम्हारी सीखने की इंटेंशन होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं, राइट। हाँ तो लाइक शेयर जो बोलते हैं वो मैंने आपको बोल दिया है, फॉर्मेलिटी है, ठीक है। लेकिन सच में ही पता लगता है यार, करते हैं बच्चे, मजा आता है। हाँ तो चलो जी, बहुत आसान है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर तुम दोगे। तो अब भाई आगे चलते हैं। मान लो भाई ऐसे छोटे मोटे एमसीक्यू पेपर के अंदर आ गए, मान लो जी ये एमसीक्यू आ गया बीच में थोड़ा इंटरेस्ट लाने के लिए। बोलता है इफ द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इलास्टिसिटी कितनी होगी, इंफिनिटी होगी। इंफिनिटी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, राइट। ए वाला विल बी द राइट आंसर। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ दूसरे को आपको अवॉइड ही करना है। मान लो जी ये क्वेश्चन आया, दो डिमांड कर्व है पी और क्यू,
एक दूसरे को काट रहे हैं, तो कौन ज्यादा इलास्टिक होगा? अबे जो ज्यादा लेटा हुआ है वो ज्यादा इलास्टिक होगा, समझ रहे हो? चाहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर लो, लेटा हुआ कौन है? पी, तो पी वाला विल बी मोर इलास्टिक इन दैट केस। कितने आसानी से आप कर पाओगे यार, ठीक है। एक कितना आसान क्वेश्चन दे दिया भाई, ये दिया हुआ है, इधर बोलता है प्राइस ऑफ हॉट डॉग इंक्रीज बाय 50%, द क्वांटिटी ऑफ हॉट डॉग डिमांडेड डिक्रीज बाय 25%। कौन इंक्रीज हो रहा है, कौन डिक्रीज हो रहा है, हमें मतलब नहीं, सिर्फ पता है भाई डिमांड में बदलाव आया 25% का, अपॉन प्राइस में बदलाव आया 50% का। तो डिमांड ऊपर लिखते हैं, प्राइस नीचे लिखते हैं, आंसर आ जाएगा 0.5। तो एक से कम है तो लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड है, लेस देन को इन इलास्टिक बोलते हैं, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़े ज्यादा नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, तो वो ऐसा आ सकता है, अभी आपको समझाता हूं। ऐसा आ सकता है, क्या लिखा हुआ है? एट अ प्राइस ऑफ 20 द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज 300। कहता है प्राइस 20 है, क्वांटिटी डिमांडेड 300 है। आगे, इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वैल्यू दे दी है 10%, यानी कुछ ना कुछ परसेंटेज में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सारी वैल्यू सिंपल गिवन नहीं है। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 60। ध्यान रखना, कहीं पर भी बाय आ गया ना, बाय का मतलब होता है डेल्टा। हाँ, लैंग्वेज क्रैक करा रहा हूं, बाय का मतलब चेंज है। डिमांड में 60 का बदलाव आ गया, डेल्टा क्वांटिटी आपको 60 दे दी चालाकी से, तो भाई साहब इधर हो क्या रहा है? इधर आपसे बोलता है प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, और भाई परसेंटेज चेंज इन डिमांड की वैल्यू के बारे में कोई बात ही नहीं की। जब बात नहीं की तो निकालो, क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। हाँ, औकात पे आ जाएंगे अपनी पुराने वाली वैल्यू पे। ये सिखाया था ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला ये होता है। अगर नहीं गिवन तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे भैया, क्योंकि एक वैल्यू तो हमें परसेंटेज में गिवन है ना क्वेश्चन में। तो लो जी, डेल्टा क्यू की वैल्यू 60, पुरानी क्वांटिटी 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट, और ये अपॉन का निशान, और फिर दिया हुआ था ये वैल्यू 10। अब काटा पीटी कर देंगे पीले रंग से, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 60/3 होता है 20, ऊपर आ गया 20, अपॉन में था 10, यानी आपने ऊपर का बॉक्स अलग से सॉल्व कर लिया, आपका आंसर 2 आ गया। इस 2 को ऐसे -2 करके लिख सकते हो, बोल दो भैया डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। बेसिक तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। फिर भी आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ ले कि नेगेटिव साइन जो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू से पहले, कॉफिशिएंट का मतलब यहां पर वैल्यू है, वैल्यू से पहले जो नेगेटिव निशान होता है वो क्या दिखाता है, क्या डिनोट करता है? तो भाई वो इनवर्स रिलेशन डिनोट करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। ये वाला सही हो जाएगा इसके साथ, आपको बहुत पहले पता है। और मेरे दोस्त, हम बढ़िया बढ़िया तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं मजेदार तरीके से, लेकिन अभी क्या है ना, नेक्स्ट वैरायटी पे अपडेट होना है हमें। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? तो दोस्त, मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो मान लो ऐसे लिखा है, प्राइस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको, मान लो जी 10, अगली 20, क्वांटिटी डिमांडेड बोला है कि पहले 100 थी, अब नहीं पता कितनी। हमें क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है 0.5, -0.5 गिवन हो या सिर्फ 0.5 गिवन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो 0.5 लेना होता है। माइनस वाली वैल्यू हम वैसे कैलकुलेशन में इग्नोर करके चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे नई क्वांटिटी पूछी है, नई क्वांटिटी को बोलते हैं न्यू क्वांटिटी, ये पूछी है। ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर ज्यादा आते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे भाई साहब? तुम्हें सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, लव सर ने एक फॉर्मूला करा रखा है, वो फॉर्मूला आपको लिखना है। फॉर्मूला करा रखा राज्य मैंने आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है वो इसमें पुट करते हुए चलो, जो गिवन नहीं है वो अपने आप निकल जाएंगी, फिर बात की बात बाद में देखी जाएगी। प्रोसेस देखो, सबसे पहली बात तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है, लो जी लिख दिया। डेल्टा क्यू का मतलब होता है दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप, ये निकल ही नहीं सकता, तो इसको डेल्टा क्यू ही रहने दो। काफी सारे बच्चे समझदार बनते हैं, सर इसको एक्स लिख दें, अब तुम्हारी है तो लिख दो, ठीक है, नहीं है तो डेल्टा क्यू ही रहने दो यार, क्यों खेल रहे हो। डेल्टा पी मतलब दोनों प्राइस का डिफरेंस, तो 10 और 20 का डिफरेंस 10 होता है,
लो जी, डेल्टा पी की जगह मैं यहां 10 लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस जो कि 10 है, पुरानी क्वांटिटी जो कि 100 है। अब क्या करोगे यार, तुम्हारे पास एक चीज है, ये वैल्यू आ जाएगी, 10 से 10 उड़ा दो, इस 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास 50 है। लेकिन क्वेश्चन में तो ये पूछा ही नहीं था, क्वेश्चन में तो पूछा है न्यू क्वांटिटी बताओ कितनी आएगी। तो भाई साहब न्यू क्वांटिटी आपको यह पता होना चाहिए कि 50 से बदल जाएगी, मतलब डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज। जितनी भी पुरानी क्वांटिटी थी, मान लो 100 थी, तो नई क्वांटिटी 50 से बदल गई, या तो 50 बढ़ गई या 50 कम हो गई, इसका मतलब यही होता है। तो 50 से बढ़ी है या कम हुई है, सही आंसर क्या होगा, प्राइस को देख के पता चलेगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तुम्हारा तो डिमांड कम हो जाती है ना, तो 100 से कम हो गई होगी क्वांटिटी, ये तो तुम्हें पता है। तो जो ये 50 आया है ना, वो 100 में से माइनस कर देना। तो आप सीधा लिखना, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू पुरानी 100 थी अब 50 हो गई, तो 50 यूनिट्स इज द राइट आंसर, ऐसे दिखाना पड़ेगा, न्यू क्वांटिटी आ गई। लेकिन मेरे दोस्त अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता आपसे, प्राइस यहां पे 10 की जगह 5 लिखा होता और आपका डेल्टा क्यू 50 आ रहा होता, तो आप देखते प्राइस कम हो गया, तो डिमांड बढ़ जानी चाहिए, फिर नई डिमांड हो जाती हमारी 100 प्लस 50 150। ठीक है, तो पुरानी क्वांटिटी में जो चेंज इन क्वांटिटी आता है, इसको प्लस करना है या माइनस करना है, यह डिपेंड करता है प्राइस के बिहेवियर पे। हमें एक तरीके से प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन जस्टिफाई करके दिखाना है, राइट। अगर कोई बच्चा बोले कि सर जो भी आपने यहां पर कैलकुलेट किया है, फॉर एग्जांपल आपने माइनस किया है, अगर हम प्लस कर देते तो आंसर 150 आ जाता। अगर भाई नई क्वांटिटी 150 आ जाती ना, तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ रही है, हमारा रिलेशन खराब हो जाता। तो रिलेशन खराब नहीं करना है, रिलेशन बनाए रखना है भाई, तो ऐसे ही करना है। यानी जो भी तुम्हारा डेल्टा क्यू आएगा, इसको कभी माइनस करना है और कभी प्लस करना है। प्लस तब करोगे जब आपको डिमांड बढ़ानी होगी। डिमांड कब बढ़ानी होती है, जब प्राइस गिर रहा हो। यहां प्राइस गिर नहीं रहा है, यहां तो प्राइस बढ़ रहा है, राइट, ऐसे केस के अंदर। तो भैया न्यू क्वांटिटी निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब तुम छोटे मोटे मत समझो अपने आप को, सीए लेवल तक के क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, इस लेवल पे आपको पढ़ा दिया है। कैसे, सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे सामने कहता है प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 60। भाई साहब प्राइस पहले 100 था, अब 60 हो गया, कोई बात नहीं। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.5, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आपको 1.5 गिवन है। द ओरिजिनल क्वांटिटी इज 30, क्वांटिटी लिख दो यहां पर, ओरिजिनल वैल्यू मतलब पहली 30 है, तो बोलता है कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी निकालो। ये अपने को कुछ नहीं करना, यही सीखा हुआ है फॉर्मूला, ये फॉर्मूले में वो पुट करते रहो जो जो दिया है आपको क्वेश्चन में। अब भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह मुझे वैल्यू दी है 1.5, डेल्टा क्यू की जगह इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, उसको डेल्टा क्यू बोलते हैं। अब वो डिफरेंस कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो डेल्टा क्यू ही रहने दो, डेल्टा पी बोलो, इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो डेल्टा पी 100 और 60 का डिफरेंस 40 आएगा, 40। पुराना प्राइस 100 है, पुरानी क्वांटिटी 30 है, तो पुराना प्राइस 100, पुरानी क्वांटिटी 30। अब कुछ करना है आपको, 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 4 को 3 से गुणा करोगे 12 आएगा, 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 आएगा। डेल्टा क्यू की वैल्यू 18 आ गई, यानी क्वांटिटी 18 यूनिट से बदल गई, या तो इंक्रीज हो गई होगी या डिक्रीज हो गई होगी। अब इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ये प्राइस को देखकर पता लगेगा। प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई होगी। हाँ, तो जब भी मुझे न्यू क्वांटिटी निकालनी है, तो पुरानी क्वांटिटी 30 है, इंक्रीज हो गई 18 से और, तो 48 यूनिट्स आंसर आया है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो कभी प्लस कर रहे हैं और कभी मेरे दोस्त माइनस कर रहे थे, राइट। माइनस तब करेंगे जब डिमांड गिरानी होगी, और प्लस तब करेंगे जब डिमांड बढ़ानी होगी। कुल मिलाकर अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैंने बोल दिया कि जब तुम्हें दिख रहा होगा क्वेश्चन में प्राइस बढ़ रहा है, तो न्यू क्वांटिटी निकालने के लिए आप पुरानी क्वांटिटी में से डेल्टा क्यू को माइनस कर देना, क्योंकि डिमांड गिरानी है। अगर तुम्हें दिख रहा है कि प्राइस कम हो रहा है, तो न्यू क्वांटिटी निकालनी आ जाए तो पुरानी क्वांटिटी में डेल्टा क्यू की वैल्यू को प्लस कर देना, बस। किसी भी किताब में इस तरीके से नहीं समझाया, आप इस तरीके से करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत
नहीं होगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू अगर आपको -1.5 गिवन होती तो आप माइनस के निशान को इग्नोर करके चलना अपने, हमेशा जब भी तुम वैल्यू को पुट करोगे अपने आंसर में, ठीक है। आपको सिर्फ माइनस का निशान जबरदस्ती चिपकाना है जब आपका आंसर आ जाए, आंसर पूछे आपसे तब, राइट। जिस तरीके से आपने क्वांटिटी निकाली है उस तरीके से नया प्राइस भी निकालना आ सकता है, पैटर्न वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन करा भी देता हूं। मान लो जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको गिवन है 1, बोला है पहले प्राइस था 10, अब नहीं पता कितना हो गया, लेकिन क्वांटिटी की बात करो तो पहले क्वांटिटी 100 थी, अब क्वांटिटी 80 हो गई। तो हम बोलेंगे भैया हमें तो एक चीज आती है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। क्वेश्चन में इलास्टिसिटी गिवन है 1, डेल्टा क्यू मतलब इन दोनों का डिफरेंस, 100 और 80 का डिफरेंस 20 है, तो मैंने यहां पर ये 20 लिख दिया डेल्टा क्यू की जगह। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा पी होता है, निकल नहीं पाएगा क्योंकि ये वैल्यू है नहीं, तो इसको डेल्टा पी ही रहने दो। पुराना प्राइस 10 है, पुरानी क्वांटिटी 100 है, डेल्टा पी को ऊपर ले जाओ, ले गए जी, यहां पर 0 से 0, 0 से 0 कट चुकी है, 2 आ गया, यानी प्राइस 2 रुपए से चेंज हो गया। अब ये बड़ा है या कम हुआ है, ये तो डिमांड को देख के पता चलेगा। डिमांड गिरी है ना, इसका मतलब प्राइस बढ़ा होगा, तो नया प्राइस हमारा आ जाएगा पुराना प्राइस प्लस 2, यानी ₹12। ये माइनस भी कर सकते थे हम, माइनस तब करते जब डिमांड हमारी बड़ी होती, तो वही वाला चक्कर है, डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन आना चाहिए। जब भी तुम्हारा आंसर आए तो चेक कर लेना भैया, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही हो और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही हो, ये बात जस्टिफाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है जी, चलो जी, नया प्राइस नई क्वांटिटी निकालनी सिखा दी, और मैंने आपको बता दिया भैया परसेंटेज मेथड से ये फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये एक नई चीज सिखा दूं, अगर तुम टॉपर बनने की तैयारी कर रहे हो तो ही सिखाऊंगा। दोस्तों देखो, मैंने ना जब वन शॉट कराया था आपको, थ्योरी ऑफ डिमांड का वन शॉट करवा रखा है मैंने, जब वो करवाया था इसी यूट्यूब चैनल पे, प्रमोट नहीं कर रहा लेकिन आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का एक फॉर्मूला करवाया था आपको। फॉर्मूला था चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, राइट। इस फॉर्मूले को मैं इस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से कनेक्ट करना चाहूंगा। देखो दोस्तों, 3/4 को मैं मैथ में ऐसे लिख सकता हूं 1/4/3, यानी इसको उल्टा कर दूंगा और 1 के अपॉन में लिख दूंगा। यह मैथ का रूल बोलता है, आपको नहीं आता तो मैंने यहां बता दिया रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी के साथ मुझे यही करना है, 1/डेल्टा क्यू लिख दिया मैंने इसको, मल्टीप्लाइड बाय इसको ऐसे ही रहने दिया। मैंने पता है ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोस्तों ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू है ना, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है, तो मैंने अब इसकी जगह स्लोप लिख दिया, 1/स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। काफी सारी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है कि भाई साहब ये भी एक फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। जब आपको क्वेश्चन में स्लोप की वैल्यू गिवन हो, पुराना प्राइस पुरानी क्वांटिटी हो, तब आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अब मेरे दिल की बात सुनो, ध्यान से सुनना भाई साहब, ये स्लोप डिनोमिनेटर में इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में, राइट। कोई भी चीज डिनोमिनेटर में होती है ना, तो अगर ये वैल्यू बढ़ जाए, देखो जैसे यहां लिखा है 100/100, अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो 1 आएगा, लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ा दूं, 200 कर दूं, तो 100/200 का आंसर होता है 0.5। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है ना, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। डिनोमिनेटर में स्लोप है, तो ऐसा बोलते हैं दोस्त, अगर स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल ये पूरी वैल्यू तो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और स्लोप ऑफ डिमांड में, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व में नेगेटिव रिलेशन होता है। ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, जो टीचर बड़े मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं उनके लिए ये है, बाकी तो बड़ा काम आसान है। ठीक है जी, अगले मेथड पे आते हैं भाई, मतलब अगला तरीका, परसेंटेज मेथड में एक और केस रह गया है जिसको देखकर बच्चे बेसिकली डर जाते हैं। केस है जी टोटल एक्सपेंडिचर का। टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। मान लो जी, एक चॉकलेट 10 रुपए की है, आपकी दीदी ने आपसे 4 चॉकलेट मंगवाई, तो कितने रुपए खर्च हुए होंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, 10 था प्राइस, क्वांटिटी थी 4, तो 40 रुपए खर्च हुए होंगे, राइट। इसको बोल देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर।
तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी है। कई बार क्वेश्चन में आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन होता है, राइट, बेफालतू में, आपके फॉर्मूले में तो ये यूज ही नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में गिवन होता है। तो बच्चों से यहां एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन हो तो बच्चे प्राइस या क्वांटिटी जो भी बच्चों को चाहिए वो निकाल ले। तो यहां से मैं एक बात बोलता हूं, प्राइस की वैल्यू निकाल सकता हूं टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी दोनों दिए हुए हैं और मुझे प्राइस की जरूरत फील हो रही है तो मैं प्राइस निकाल लूंगा, हां क्वेश्चन करा दूंगा अभी। लेकिन यहां से मैं क्वांटिटी को अलग रखूं तो मैं टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करूं तो ये फॉर्मूला ही बनता है। यानी क्वेश्चन में अगर मेरे को टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस गिवन है तो मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूं। कब निकालूंगा? जब जरूरत होगी भाई, फालतू में नहीं। ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा? करा देता हूं, लाया हूं तो करा देता हूं भाई। ये लो जी, इधर कह रही है कैलकुलेट करो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी परसेंटेज मेथड से। आपको क्वेश्चन में प्राइस गिवन है और टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है। टोटल एक्सपेंडिचर का कोई भी रोल नहीं होता, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी होता है। तो आपको तो टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, तो भाई आप यहां क्वांटिटी निकालो टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करके। यही तो सिखा रहा था मैं आपको, क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, नहीं है तो 180 टोटल एक्सपेंडिचर है, 10 है प्राइस, तो 180 अपॉन 10 हो गया 18। चलो जी, दूसरा 162 ये गिवन है, 9 है प्राइस, तो 162 टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, 9 है प्राइस। तो भाई 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, मतलब अपने हिसाब से मैंने निकाल लिया है, तो ये आ गया है, राइट। तो मेरे दोस्त ये दो क्वांटिटी आपके पास आ गई है, ये पुरानी क्वांटिटी, ये नई क्वांटिटी, और दोनों का डिफरेंस निकालोगे डेल्टा क्यू, तो 18 माइनस 18 जीरो आएगा, राइट। अगर मैं इसकी जगह जीरो पुट कर दूं फॉर्मूले में और बाकी वैल्यू कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तो आंसर मेरा जीरो ही आना है, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ऐसे केस के अंदर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई भी टीचर बुरा नहीं मानेगा। लेकिन दोस्त ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड नहीं है, ये परसेंटेज मेथड है। इसके अंदर कभी कभी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की और टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन होती है, आपको इस तरीके से टैकल करना है क्वेश्चन से। लेकिन अब मैं आपको कराने वाला हूं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जी हां दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। लो जी भाई, परसेंटेज मेथड के बाद टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है नहीं होता है? हां जी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से आपको मजा आने वाला है मेरे दोस्त, बहुत क्लैरिटी से आपको समझाता हूं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जब भी पेपर के अंदर आएगा इसका क्वेश्चन, तो आप ध्यान से रखना, थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है 4 नंबर का, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है 3 नंबर का। कैसा होगा? इस मेथड से कभी भी तुम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, यह दिमाग में रखना। इस मेथड से सिर्फ अंदाजा लगता है कि इलास्टिसिटी का आंसर क्या होगा, तो यह आइडिया बताता है, वो भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं, 3 वैल्यू के बारे में। यह बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब 1 होगी, कब 1 से ज्यादा होगी, कब 1 से कम होगी, बस इतना ही बताता है। तो मेरे दोस्त समरी आपको बताता हूं भाई, सीधी की सीधी बात। अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने यह मेथड दिया था। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन हुआ, कैसा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। या तो दोनों बढ़ रहे हो या दोनों कम हो रहे हो, तो भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होगी, बस। आपको पेपर में दिया होगा प्राइस बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, बताओ इलास्टिसिटी कितनी है? आप बोलोगे 1 से कम। लेकिन प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में अगर नेगेटिव रिलेशन हुआ, यानी एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी मोर देन 1। कितनी वैल्यू होगी वो नहीं बता सकते। लेकिन दोस्त प्राइस कितना भी हो रहा हो, चाहे इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, अगर तुम्हें देखे कि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आया, आप सीधा कमेंट कर देना इलास्टिसिटी 1 है। यह थ्योरी 6 नंबर और 4 नंबर में आ सकती है। तुम बोलोगे सर इसको एक्सप्लेन कैसे करूं मैं पेपर में, प्लीज ये सिखा दो। मैं बता रहा हूं यार, तुम्हारे साथ हूं ना। लो जी, पूरा फॉर्मेट बना के आया हूं। पेपर में क्वेश्चन आया कि टोटल आउटले मेथड को या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन करो, तो आपको यह बताना है कि इस मेथड से आप
तब तक इलास्टिसिटी के बारे में कमेंट नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू ना हो। मैंने क्या बताया भाई साहब, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू होनी चाहिए, क्वांटिटी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो हमने बोला यहां पर हरे रंग का यूज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय चेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी लिख दिया। अगर दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हुआ तो इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। कैसे? मान लो जी प्राइस बढ़ रहा है 10 से 20, तो डिमांड तो कम होगी, मान लो जी 100 से 90 हो गई। तो मेरे दोस्त टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करके देखो, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है 10 को 100 से करेंगे 1000, 20 को 90 से करेंगे 1800। तो राज्य इधर प्राइस भी बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है और इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। सीधा लिख देंगे खुलेआम, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। पेपर में आ सकता है प्राइस और टोटल प्राइस और क्वांटिटी की 2 वैल्यू आपको दे देगा, प्राइस की 2 वैल्यू क्वांटिटी की, और बोलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। तो आपको सिर्फ टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है और उसके बाद सीधा कमेंट कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं दोनों में नेगेटिव रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक होगी, यानी 1 से ज्यादा होगी। कैसे 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 देखो, मान लो जी प्राइस 10 से 20 हुआ, टोटल क्वांटिटी 100 से गिर के 40 हो गई, प्राइस बढ़ा है क्वांटिटी कम, तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालो 10 इंटू 100 1000, 20 इंटू 40 800। तो राज्य यहां पर प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर गिर रहा है, प्राइस बढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर गिरा, नेगेटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी, सीधा कमेंट। लेकिन थर्ड केस था, इफ टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, जैसे कि प्राइस चेंज हो रहा है, इसको होने दो 10 से 20, डिमांड पहले 100 थी अब 50 हो गई, तो भाई 10 को 100 से गुणा करो 1000 आएगा, 20 को 50 से गुणा करो 1000 आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो आप बोलोगे इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। बस 6 नंबर 4 नंबर कितने भी नंबर का क्वेश्चन आए, ये टेप देना, पूरा फर्रा आपके हाथ में दे दिया, बस चलाना मत इसको यार, ठीक है ना। हाँ, ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है भाई, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, क्रैक कर दोगे। अब मान लो एमसीक्यू आ जाए, भैया ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किस लॉन्डे ने दिया, तो इट वाज गिवन बाय द मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं अल्फ्रेड मार्शल ने, लॉ ऑफ डिमांड भी अल्फ्रेड मार्शल का ही मान के चलो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट भी अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा गिवन है, यही मान के चलो। अच्छा जी, और करा दो सर एमसीक्यू, एक और ले लो। बोलता है व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा मतलब कांस्टेंट है, तो जब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है राज्य, तो इलास्टिसिटी यूनिटरी होगी। यूनिटरी का मतलब होता है 1, सी वाले के साथ जाएंगे, राइट। काफी सारी बुक में अलग तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का डायग्राम भी बनाया होता है। यहां लिखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, यहां लिखते हैं यहां लिखते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और यहां लिखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी नहीं लिखते। मान लो जी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर नेगेटिव रिलेशन है तो ऐसा कर्व बनेगा, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो ऐसा कर्व बनेगा, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन है तो ऐसा कर्व बनेगा। जब नेगेटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी, जब पॉजिटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, और जब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। ये तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इससे मैं ऐसे फालतू में समझा रहा था, ग्रेजुएशन वगैरह में ज्यादा गिवन होता है, लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल के अंदर कोई फन्ने खा बन रहा हो ये करवा के, तो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने करवा दिया। बेसिकली दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट बताऊं यहां पर क्या है, तो नंबर 1 पे आपसे क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का आ जाएगा, तो आप ये नीशु टीटीपीपी को ध्यान रखना, उस वाले एक्रोनिम को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एक डिटर्मिनेंट आपसे 3 नंबर में एक्सप्लेन करना आ सकता है, मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से न्यूमेरिकल पक्का आना ही आना होता है, परसेंटेज मेथड का आता है बेसिकली। तीसरा आपसे आ जाएगा कोई भी मेथड एक्सप्लेन करना। अब आपके कोर्स में है ना जनरली 2 मेथड होते हैं, एक परसेंटेज मेथड, एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, मैंने दोनों करा दिए। ज्योमेट्रिक मेथड सीयूईटी में होता है, सीयूईटी के जब एग्जाम दोगे तो होगा, तो उसमें तो मैं स्पेशली आपको अलग से करा देता हूं, और बड़ी बड़ी क्लासेस में ज्योमेट्रिक मेथड होगा,
राइट। लेकिन अभी तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं है तो हमने उसको स्किप किया है और आपको जो कराना था वो करा दिया। मान लो जी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एक्सप्लेन करना आ गया तो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अगर परसेंटेज मेथड एक्सप्लेन करना आ गया कि एक्सप्लेन द परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, ये लिख दोगे। फिर लिखोगे 5 केस, बताना अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। अगर क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है, दोनों की वैल्यू ऐसी लिखना जो ऊपर है, तो आंसर आपका 1 से ज्यादा आएगा। अगर क्वांटिटी में चेंज कम है तो आंसर आपका 1 से कम आएगा। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 0 है तो आंसर हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 है तो हमारा आंसर इन्फिनिटी। तो ये 5 चीजें बतानी पड़ेंगी, ऐसे ही लिख के जैसे मैंने बताई हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आ सकता है, कई बार आता है, बताओ जी परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस बराबर है, इलास्टिसिटी कितनी होगी? तो उस तरीके से आप आंसर मैनेज कर लोगे। यही क्वेश्चन आते हैं बस इस चैप्टर से, कोई ज्यादा हवाई बात नहीं है। बच्चों को वैसे ही मुश्किल लगता है, तो मैंने आपको दोस्तों अच्छी अच्छी बातें आपको इस चैप्टर के बारे में करा दी हैं और बस कुछ नहीं बचा, डन है। दे दनादन धन, क्या बोलूं, दे दनादन, दे दनादन। पूरा जबरदस्त तरीके से मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर क्रैक डाउन करा दिया कातिया। बस सही है क्या? तुम्हारा प्यार चाहिए, कोई दिक्कत डाउट परेशानी हो कमेंट सेक्शन खाली है और बता दो मेरे को प्लीज, अगला वन शॉट आपको कौन से चैप्टर का चाहिए, जिसका तुम बोलोगे उसका ही मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।